सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल। आप चाहे बीए के बच्चे हो, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, चाहे आप प्रोग्राम में हो, चाहे आप ऑनर्स में हो, आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। बस ये मेक श्योर करना कि आपकी बुक का नाम क्या हो, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल से। चलिए, इससे पहले हमने ऑलरेडी 12 चैप्टर कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो। सिंपल। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है आईएस एलएम डिटर्मिनेशन। यहाँ पे हम आईएस कर्व सीखेंगे, एलएम कर्व सीखेंगे, और ये इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिंपल से। चलिए, और फिजिकल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको मैंने पहले एक बार करवा रखा है। फिलहाल चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं इस सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं। नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ की फॉर्म में, वो भी कंप्यूटर टाइपिंग में, क्योंकि मेरे को पता है सर, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो हो सकता है कईयों को समझ में ना आए, तो इसलिए हमने कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स बनाए हैं। ठीक है जी। तो आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे जाके कोशिश करना है व्हाट्सएप पे जाके। कांटेक्ट करने के लिए तो पैसे नहीं है ना भाई, एक बार जाके चलते पता करो, ज्यादा महंगे है भी नहीं सर, 150 से 200 के बीच में आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्या पता आप कांटेक्ट करो तो ऑफर भी चल रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक सबसे पहले आईएस एलएम डिटर्मिनेशन आता है, और जिसके अंदर हमको सीखना है कि ये आईएस कर्व क्या होता है, ये एलएम कर्व क्या होता है। तो बस ये जो चैप्टर है, हम यहाँ पे चैप्टर को बस ये 3 स्टेजेस के अंदर खत्म करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आईएम एलएम कर्व, उसके साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में, यानी आईएस कर्व क्या होता है, एलएम कर्व क्या होता है, और इक्वेशन क्या होती है उनकी, उनके बारे में समझेंगे। जैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट खत्म। सिंपल से। उसके बाद हम समझने वाले हैं इंपैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है उसका इंपैक्ट कब पड़ता है, या फिर जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमें आईएसएलएम कर्व के इक्विलिब्रियम पे। सिंपल से। तो उसके बारे में समझने वाले हैं। लास्ट में हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है सर। उसके बाद आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, बस 3 कंसेप्ट के अंदर, 3 पार्ट के अंदर। चलिए, 3 पार्ट नहीं, मतलब पार्ट तो एक ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, मगर एक ही बार में खत्म कर दूं पूरा चैप्टर आपका। ठीक है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मैं चालू करता हूं आईएस कर्व के साथ कि ये आईएस कर्व क्या होता है। सिंपल। चलिए जी। तो आईएस कर्व क्या है? आईएस कर्व में ये जो आई है ना, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट। सिंपल। और ये जो एस है, एस का मतलब होता है सेविंग। क्या मतलब होता है? सेविंग। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, या फिर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छी बात है। और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व को ही हम इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी ही प्रोडक्ट की हम डिमांड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जमीन में इन्वेस्ट करता हूं, पैसा लगाता हूं, तो मतलब मैंने जमीन की डिमांड करी। सिंपल सा लॉजिक सी बात है, थोड़ी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो इसी को हम डिमांड का फंक्शन भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। तो बाकी आप आईएस कर्व के नाम से ज्यादा याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आईएस कर्व के नाम से ही यूज होकर आता है। अब ये आईएस कर्व कहता क्या? आईएस कर्व क्या क्या है? इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ आउटपुट। जो आईएस कर्व होता है ना, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। किसके? रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ आउटपुट के। मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये होता है एक आईएस कर्व। क्या होता है ये? आईएस कर्व। यहां पे शो किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पे शो किया जाता है इन्वेस्टमेंट। तो जो आईएस कर्व है ना, ये वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है, बहुत सारे संयोगों को दर्शाता है। किसके? रेट ऑफ इंटरेस्ट के, और साथ ही में इन्वेस्टमेंट के। रेट ऑफ इंटरेस्ट के और इन्वेस्टमेंट के, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है उनको दिखाने का काम कौन करता है? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। सिंपल। अच्छा। सच दैट प्लान्ड स्पेंडिंग, जो आउटपुट है यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है, वो किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है प्लान्ड स्पेंडिंग को। प्लान्ड स्पेंडिंग मतलब क्या होता है? जितना सोच समझ के हमने खर्चा करने के बारे में सोचा है उसको दिखाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो कि हमने सोच समझ के किया है। देखो, खाने में खर्चा कोई भी इंसान सोच समझ के नहीं करता। भूख लगी है तो खाना खा लेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे सोच समझ के खर्चा किया जाता है कि कहां पे पैसा लगाऊं कि जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े। सिंपल सा। तो ये प्लान्ड सेविंग ही कहा जाता है इसे। अच्छा, वैसे आगे बताऊंगा कि जो सेविंग होती है या फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है, स्पेंडिंग होती है, वो भी 2 तरह की होती है। एक एक्सेंट होती है, एक एक्सपोज्ड होती है। एक होती है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक होती है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। हमेशा नेशनल इनकम निकालने के लिए प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को ही इंक्लूड किया जाता है। कभी भी हम जो क्या बोलते हैं उसे एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, काउंट नहीं करते। सिंपल सी छोटी सी बात है, आगे समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है जी।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इक्वल टू इनकम, क्योंकि इनकम मतलब वही नेशनल इनकम, तो इसी को हम बताते हैं क्या, अपनी नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के टाइम पे भी हमको क्या देखना पड़ता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना पड़ता है, पता है ना, नेशनल इनकम एडी इक्वल टू एस जहां पे होता है उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। और मैंने बताया था एस इक्वल टू आई भी होता है, तब भी क्या होता है, नेशनल इनकम ही कैलकुलेट कर सकते हैं आप, है ना, इस फॉर्मूले से भी, यानी इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से भी। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हेल्प से भी आप क्या निकाल सकते हो, आराम से नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आईएस कर्व है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारी नेशनल इनकम के, यानी कि वाई के, या फिर आप कह सकते हो लेवल ऑफ आउटपुट के, या फिर आप कह सकते हो प्लान स्पेंडिंग के, या फिर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट के। कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी कह सकते हो, मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब ये होता क्या है उसके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा पार्ट करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपको सिखा पाएगी कि ये आईएस कर्व एक्चुअली में है क्या चीज। सिंपल से चालू करें, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे चालू करते हैं सबसे पहला पार्ट जिसका नाम है आई। आई मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने पहले समझा चुका हूं। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी कैपिटल को, पूंजी को बढ़ाते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल, डेफिनेशन भी वही लिखी है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी कैपिटल को फॉर्म करते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं, सिंपल से। चलिए चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट की फीचर्स क्या है, खासियत क्या है इन्वेस्टमेंट की। मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, तब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए इन्वेस्टमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो उसकी खासियत क्या है इन्वेस्टमेंट की, हमेशा क्या रहती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और साथ में जो इन्वेस्टमेंट है, इनमें आपको देखने को मिलता है नेगेटिव रिलेशन। क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव रिलेशन। भैया ऐसा क्यों देखने को मिलता है नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं पहला पार्ट क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट कहती है हम जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा रहे हैं, यानी अगर आप हमसे लोन लोगे, बैंक वाले कहते हैं अगर आप हमसे लोन लोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल। अब कोई भी इंसान क्या ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो क्या लोन लेगा बैंकों से, बैंकों से लोन नहीं लेगा। अगर बैंकों से लोन नहीं लेगा तो क्या वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, सिंपल ना सर। वही बात होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से जब देखो इंटरेस्ट रेट कम होती है तब यही तो किया जाता है, बी पार्ट हाँ जी, बी पार्ट क्या है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो बैंक लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ना अपॉर्चुनिटी है इस चीज की, इन्वेस्टमेंट करने की, तो उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इनको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, या फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उनको कम लगती है, यानी कि बैंक वाले कम इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए कोई दे रहा है खाली 1% ब्याज पे, तो आप भक्के लोगे, क्यों, क्योंकि आपको इजीली पता है कहीं पे भी मैं इन्वेस्ट करूंगा मेरे को 10% 7% इंटरेस्ट मिल ही जाएगा, है ना जी। तो आप मेरे को 1% देके आराम से 6-7% का मुनाफा कमा सकते हो। तो हर कोई क्या सोचता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम होंगे मेरी अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, वो घट चुकी है, यानी कि इससे क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा। क्या होगा इससे, मेरे को प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है मैं इन्वेस्टमेंट भी क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा, इसका उल्टा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं लोगों की अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लोगों को प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी क्या कर देते हैं, कम करना चालू करते हैं। लोग कहते हैं हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, कम करते हैं, और वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कम होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, एक नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, किस किस के बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में। समझ में आया सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चालू करें सॉरी भाई तबीयत खराब है तो गला वाला थोड़ा सूख गया है, हो सकता है कि आपको आवाज साफ ना आ रही हो, या फिर हो सकता है कि दिक्कत थोड़ी सी बन रही हो, तो थोड़ा इग्नोर मारना उस चीज को। चलिए जी, शुक्र है। तो ये खासियत है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, तो हमें नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, ठीक है, बैंक से लोन कम लेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। और वहीं पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाले कम रखते हैं कि कर्जा वो ब्याज जो है वो कम लेंगे, तो लोग सोचते हैं बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बैंक से सारा पैसा लेके लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं, अपनी कंपनी में लगाना चालू कर देते हैं, अपने घरों बनाना चालू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिंपल सा इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी स्लोप की।
किसकी? स्लोप की, कि इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप क्या होता है। अब जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ना उसका एक स्लोप भी होता है, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट किया जाता है? ए से। तो जैसे ये है इन्वेस्टमेंट फंक्शन का फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे आई है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। और ये जो आई बार है इसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सिंपल। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के हर लेवल पे पाई जाती है, यानी कि अगर कोई आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कमा रहे हो, तब भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपके पास रहती है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसमें जल्दी से चेंज नहीं होता, ठीक है जी। तो भैया वो आप तो कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, हाँ जी इन्वेस्टमेंट चेंज होती है। वो किसकी वजह से चेंज होती है? वो होती है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चेंज होती है वो किसकी वजह से चेंज होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। तो यहाँ पे जो आपको आर दिखाई दे रहा है, आर, आर को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज हुई वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इस ए से। ये जो ए है, ए का मतलब होता है स्लोप। इसका स्लोप, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ए है वो किसको डिनोट करता है? इन्वेस्टमेंट के स्लोप को। और ये निकाला कैसे जाता है? बिल्कुल सिंपल सर। ये कैसे निकाला जाएगा? ये जो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ए जो है वो कैसे निकाला जाएगा? यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ? इतना चेंज हुआ। मैं कहता हूं डेल्टा आर चेंज हुआ। और वहीं पे उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ? वो चेंज हुआ भैया कितना? डेल्टा आई। कितना कहता हूँ? इतना चेंज हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया। अब बस इसी से आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया फॉर्मूला डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा आई, यानी कि चलते हैं रेट ऑफ, चलते हैं उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है उसी को कौन दिखाता है? स्लोप ऑफ चलते इन्वेस्टमेंट दिखाता है। सिंपल। ए उसी को डिनोट करता है, ए उसी को शो करता है। कोई डाउट तो नहीं? आसान था, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। तो स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या दिखाता है? स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बताता है? स्लोप कहता है अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि अगर स्लोप जो होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो मोर मतलब इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिव। क्या दिखाएगा? कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। अब इसको दिखाने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर ए जो है मतलब स्लोप जो है उसका अगर ज्यादा होगा किसी इन्वेस्टमेंट कर्व का, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट कर्व। क्या बनेंगे इसे? ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट कर्व। सिंपल। तो यहाँ पे देखो आप स्लोप जो है ना वो ज्यादा है। जैसे कि पहले मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, तो हम इन्वेस्टमेंट कितनी करते थे? हम इन्वेस्टमेंट करते थे इतनी आई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया, देख रहे हो इतना ज्यादा कम हो गया, फिर भी हमने इन्वेस्टमेंट क्या करी है? बस खाली थोड़ी सी बढ़ाई है। सिंपल। तो जैसे ही हम आर से आर वन पे आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया, फिर भी इन्वेस्टमेंट क्या हुई है? थोड़ी सी बढ़ी है। बस खाली इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? थोड़ा सा चेंज आया। कोई दिक्कत नहीं। क्यों चेंज आया इतना? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है ना, स्लोप आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? ज्यादा है। अब स्लोप ज्यादा होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया हाँ भाई शुक्र है। चालू करते हैं भाई। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा ऐसा बनता है, ठीक है जी। तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व बनता है ऐसा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो इतना होता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? इतनी। वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हल्का सा कम हो जाता है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से चला गया आर वन, हल्का सा कम हुआ, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है ना, वो स्लोप यानी कि जो ए है उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। और जब स्लोप की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि चलते हैं जो ए की वैल्यू है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? ज्यादा चेंज आता है। यानी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कम चेंज आता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम चेंज हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? उसकी वजह से ज्यादा चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? वहीं पे अगर आपकी जो चलते हैं स्लोप में कम चेंज हो रहा है मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट अगर कम रिस्पॉन्सिव है, तो वहां पे स्लोप में क्या होता है? कम चेंज होता है। अब इसको क्या डायग्राम, इसका डायग्राम कैसे बनाना है? इसका डायग्राम बिल्कुल ही स्टीपर से बनाना है थोड़ा सा। तो ये बन गया आपका डायग्राम। जैसे कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? इतनी आई। और वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका इतना ज्यादा कम कर दिया गवर्नमेंट ने,
तो देखो आई की वैल्यू, क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, लेस रिस्पॉन्सिव है। क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी में चेंज बेसिक से कितना ही कर लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में इतना रिस्पॉन्स नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो स्लोप है यहाँ पे वो क्या है, कम है। और इसी वजह से जो इसका डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, स्टीपर, STEEPER। ठीक है जी। यहाँ पे डायग्राम कैसा होता है, फ्लैटर होता है। तो सीधी बात, अगर जो स्लोप है इन्वेस्टमेंट का वो ज्यादा होगा तो जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, फ्लैटर। अगर स्लोप जो है इन्वेस्टमेंट का वो कम होगा तो डायग्राम कैसे बनेगा, वो स्टीपर बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट में चेंज है उसी के चलते हैं रिस्पेक्ट में आता है। अगर यहाँ पे स्लोप जो है इन्वेस्टमेंट का कम होगा, जो स्लोप है इन्वेस्टमेंट का कम होगा, तो जो स्लोप होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, कम रिस्पॉन्सिव होगी। वहीं पे अगर स्लोप जो है इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शेप है वो कैसे बनती है, फ्लैटर बनती है। और अगर इन्वेस्टमेंट में कम रिस्पॉन्स आ रहा है तो शेप कैसी बनेगी, स्टीपर बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये दो तरह के स्लोप होते हैं, या तो जो डायग्राम है आपका वो स्टीपर होगा, या फिर डायग्राम आपका क्या होगा, फ्लैटर होगा। सिंपल। और वो डिपेंड किस पे करता है, आपके उसके इन्वेस्टमेंट के नेचर पे। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो डायग्राम आपका फ्लैटर बनने वाला है। अगर कम रिस्पॉन्सिव है तो डायग्राम आपका स्टीपर बनने वाला है। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है शिफ्ट की। अब यहां पे हमने सीखा कि जो डायग्राम है ना, जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो थोड़ा सा रोटेट होता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। सिंपल। तो क्या भैया इन्वेस्टमेंट में चेंज खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट में चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होता है, लेकिन खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होता है तो ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से भी होता है। वो फैक्टर्स क्या है? वो फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं। और वो कैसा चेंज करते हैं? वो करते हैं शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट कर्व। यानी ये अदर फैक्टर्स है जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर्व को पूरा शिफ्ट होना पड़ता है, रोटेट नहीं, पूरा शिफ्ट होना पड़ता है। जैसे कि बिजनेस टैक्सेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लिए देखते हैं, मान लो ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है। ये क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट कर्व। सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आसान तरीके से, ताकि बार बार रिपीट ना करना पड़े। ये आपकी इन्वेस्टमेंट का लेवल है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं किया, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया है। बस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट कहने लगी अब जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगाया तो आप क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे? नहीं, गवर्नमेंट अब टैक्स काट रही है तो हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, अपनी कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम रोकेंगे। लेकिन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आया? नहीं जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। बस हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट यहां से हटके कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे, यानी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये होगी हमारी नई इन्वेस्टमेंट। और ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों हो गई? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेट ऑफ जो बिजनेस टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया, कम कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बिजनेस के टैक्सेस हैं गवर्नमेंट ने उसको घटा दिया। सिंपल। वहीं पे अगर गवर्नमेंट बिजनेस के, सॉरी उल्टा बोल दिया, गवर्नमेंट ने बिजनेस के जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए, तभी हमने इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया, कम कर दिया। वहीं पे गवर्नमेंट बोलते हैं कि कल से ना आपको टैक्स में छूट मिलेगी, आपको टैक्स, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना। तो लोगों को मजे मजे, तो लोग सारा पैसा क्या करना चालू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे। तो इससे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं किया। इसमें चेंज किया फिर अदर फैक्टर्स में चेंज किया, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, बस खाली इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो क्या हो चुका है, हमारा बढ़ चुका है। ठीक है जी। तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। और ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जो बिजनेस के टैक्सेस है गवर्नमेंट ने वो क्या कर दिए, गवर्नमेंट ने कम कर दिया। सिंपल। सेम इसी तरीके से बाकी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पब्लिक तो कर ही रही थी इन्वेस्ट, अब गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डायग्राम। रेट में चेंज नहीं हुआ, समझे? रेट में चेंज खाली कब, मतलब जो स्लोप है वो कब चेंज होता है, बस खाली जब रेट में चेंज होता है। जब स्लोप में चेंज होगा तभी रेट चेंज होते हैं। लेकिन अगर स्लोप में चेंज नहीं हो रहा और तो फिर रेट में भी चेंज नहीं होता। रेट में चेंज, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, जब स्लोप में चेंज नहीं होता तब रेट में चेंज नहीं होता, जब स्लोप में चेंज होता है तभी रेट में चेंज होता है। सिंपल। तो अगर आपको दिख रहा है कि पूरा पूरा आई जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पूरा शिफ्ट हो रहा है, वो क्यों शिफ्ट हो रहा होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कभी भी जो आईसी मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व है वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा रेट ऑफ क्या है यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो हमेशा रोटेट होता है या फिर मूव करता है बस हल्का सा, लेकिन शिफ्ट कभी नहीं होता। शिफ्ट कब होता है, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। बस इतना समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं भाई इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी मैं एक कंसेप्ट पढ़ा के आया था ना बच्चों को, आईसी कर्व के बारे में। तो आईसी कर्व के अंदर भी कुछ कंसेप्ट ऐसे ही था कि रोटेशन और शिफ्ट वाला टॉपिक, तो वही बार बार दिमाग में घुस रहा है कि आईएस कर्व, आईसी कर्व, तो मैं भूल जा रहा हूँ आईएस कर्व पढ़ा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है जी।
फिलहाल वापस चलते हैं, इतना समझ में आ गया। सेम ऐसे ही इंपैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। अब इंपैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है? अब एकदम से देखो स्टॉक मार्केट का भी इंपैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे। अब स्टॉक मार्केट में मान लो एकदम से क्राइसिस आ गए या फिर मान लो स्टॉक मार्केट क्या होने लगे, गिरने लग गई, तो लोग क्या करेंगे? अपना पैसा निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कर्व क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। सेम इसका उल्टा, अगर क्राइसिस मतलब स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आई कि क्या बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ने लग गई, तो लोग क्या सोचेंगे? भाई पैसा हमको भी कमाना है, हम भी अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं, तो बस इन्वेस्टमेंट कर्व क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं, स्लोप वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, बस खाली अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अगर इतना समझ में आ गया तो भाई बहुत चीजें समझ में आ गई तुम्हें। अब हम चालू करते हैं अपना मेन टॉपिक जो हमको समझना है। किसके बारे में समझना है? आईएस कर्व के बारे में समझना है। ठीक है जी, तो आईएस कर्व कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, अब आईएस कर्व कैसे बनाएंगे वो देखिए, बहुत इजी है, बहुत आसान सा है। हाँ जी, आपको पता ही है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं एडी कर्व, इसको दिखाया जाता है सी प्लस आई से। इसको हम बोलते हैं एएस एग्रीगेट सप्लाई, जिसको दिखाया जाता है वाई से। ठीक है जी, तो इस जगह पे इक्विलिब्रियम होता है ना भाई? बस, तो आपको क्या करना है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एएस कर्व है, ये एडी कर्व है, नीचे मैं बनाने चाह रहा हूँ आईएस कर्व, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा मेरे को इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जीडीपी, या फिर आप कह सकते हो आउटपुट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आईएस कर्व। अब आईएस कर्व कैसे बनता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है वो समझना है हमें। सिंपल से चाहिए। आईएस कर्व मतलब होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व। बिल्कुल ही जैसे इन्वेस्टमेंट कर्व था, सेम उसी तरीके से आपका आईएस कर्व भी बनता है। अब कैसे बनता है आईएस कर्व, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस जगह पे थे हम, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतनी है तो हमने भी इन्वेस्टमेंट इतनी मान ली है, मान लो 60 है तो हमने यहाँ पे 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है जी, 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये 60 रुपए की। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये रहा, मान लेते हैं ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा। तो ये वाला पॉइंट बन गया एक, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट चेंज करती है, या फिर गवर्नमेंट नहीं, कोई भी अगर चेंज करता है, किस चीज को चेंज करता है? इन्वेस्टमेंट को। किसको चेंज करता है? इन्वेस्टमेंट को। अगर इन्वेस्टमेंट 60 से बढ़ा के हम कर देते हैं 120, यानी 60 रुपए हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से यानी जो हमारा नया एग्रीगेट डिमांड है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, चलो ठीक है, समझा देता हूँ अभी, फिर आगे चलूंगा, स्लोप के बारे में बता दूंगा ना फिर। हाँ जी, तो सी प्लस आई, ये चेंज वाला नया आई, नया इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट पर बन जाएगा। अब नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर बन रहा है, तो नई इन्वेस्टमेंट जो होगी वो दिखाई देगी कि साफ साफ 60 से बढ़ के कितनी हो चुकी है? 120, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो फिर ये भी तो बढ़ जाएगा ना, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी, चलिए, तो हमको नई इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी 120, और ये जो नई इन्वेस्टमेंट बनी है, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने या फिर किसी इंसान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया होगा? कम किया होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ होगा? गिरा होगा। या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही गिरता है वैसे ही, अब समझना हो तो भाई यहाँ पे समझा सकता हूँ मैं। जैसे कि मान लो आपको इतना पहले से पता है कि ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, क्या दिखा रहा हूँ आपको पता है पहले से, इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था तो हम कितना इन्वेस्ट करते थे? इतने, यानी कि 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट की हमारी, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, वो 120 की हो चुकी है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर से हम कहाँ पे आ जाएंगे? R1 पे। तो बस वही सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं, कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का मतलब है कि यहाँ पे हम कहाँ पे आ चुके होंगे? इस जगह पे, सॉरी, ध्यान से, सिंपल। तो ये बन चुका होगा हमारा नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है जी, ये बन चुका होगा हमारा नया इन्वेस्टमेंट का पॉइंट, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारी डिसाइड की जा रही है। बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला के
आप आराम से बना सकते हो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, आईएएस कर्व, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बढ़िया। तो अगर आपसे कोई बोले आईएएस कर्व बनाओ, कैसे बनाया आपने, कैसे डिराइव किया, तो आप आराम से इन तीनों डायग्राम की हेल्प से बना सकते हो कि आईएएस कर्व कैसे बनाया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। उसके बाद आप आराम से समझा देना कि डेफिनेशन क्या होती है इन्वेस्टमेंट की, आप समझा देना आईएएस कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कि आपसे बोल देगा बस खाली आईएएस कर्व डिराइव करो, वो बोलेगा आईएएस कर्व के स्लोप के बारे में बताओ, आईएएस कर्व का स्लोप कैसा होता है, आईएएस कर्व स्टीपर होता है या फिर कब फ्लैटर होता है आईएएस कर्व, आपको इसके बारे में बताना है, और क्यों होता है ऐसा फ्लैटर, वो सब बात आपको बताना है, कोई दिक्कत तो नहीं, शुरू करूं, बहुत अच्छे। तो एक बार नोट कर लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ ये वाला डायग्राम, ठीक है, उसके बाद समझाना है मेरे को, स्लोप भी समझाना है, शिफ्ट टू आईएएस कर्व भी समझाना है, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए। तो शुरू करते हैं, अपना अलग टॉपिक आता है, अपना अगला टॉपिक आता है, तो शुरू करते हैं भाई। अपना अगला टॉपिक आता है स्लोप ऑफ आईएएस कर्व। अब जो आईएएस कर्व का जो स्लोप है ना, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कैसी है, अगर इन्वेस्टमेंट है मोर रिस्पॉन्सिव, अगर इन्वेस्टमेंट क्या है मोर रिस्पॉन्सिव, ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, तो वहां पे आईएएस कर्व जो होगा ना वो थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा। और वहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट कर्व है लेस रिस्पॉन्सिव, तो यहां पे आईएएस कर्व जो है वो थोड़ा सा स्टीपर बनेगा। अभी कैसे काम करेगा वो समझाते हैं थोड़ा सा आपको। तो मान लो ये है हमारा पास, अच्छा दो बार समझाना है ना, दो डायग्राम बना लेता हूँ भाई अलग, ठीक है जी। चलो एक में आईएएस कर्व लेंगे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेंगे ज्यादा रिस्पॉन्सिव, और एक में लेंगे हम कम रिस्पॉन्सिव। चलिए अभी स्लोप वाला समझा रहा हूँ पॉइंट, शिफ्ट वाला बाद में समझाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है इसको बोलते हैं हम y इक्वल टू ए एस, इसको क्या बोलते हैं y इक्वल टू ए एस, ठीक है। और ये होता है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, ये होता है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम, ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है जी। यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब कि सी बार कांस्टेंट है, आई बार कांस्टेंट है, जी बार कांस्टेंट है, और एक्स और एम जो है वो भी क्या है कांस्टेंट ही माने जाते हैं, सिंपल से। चलिए तो इक्विलिब्रियम जो था वो हमारा ये वाला पॉइंट था, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। अगर वहीं से आप ड्रॉ करोगे लाइन तो आपको पता चल जाएगा ये हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी, और कोई भी सभी सपोज कर लेते हैं फिलहाल तो अभी तो ये मान लेते हैं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहीं से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया, और कोई सा भी सपोज कर लेते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट हमारा बन गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे शुरू करूं, ठीक। अब देखो क्या होता है, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, मैंने बताया इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया चेंज, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, और जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, यहां बना रहा हूं ज्यादा रिस्पॉन्सिव वाला, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ और वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, या फिर आप कह सकते हो, चलो ठीक है आगे इंटरेस्ट, देखो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकते हैं, वो बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हुआ और इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है वहीं पे, या फिर कह सकता है कि जो स्लोप है उसका वो क्या बोलते हैं स्लोप कम है उसका, ठीक है जी, तो स्लोप कम है, हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बोल सकता है, तो फिर आपको समझाना पड़ेगा कि वो डायग्राम कैसे बन रहा है, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो फिर कैसे बनेगा, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चलते हैं कम रिस्पॉन्सिव है, या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव वही है। तो देखो अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो हल्का सा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होता है, आर में हल्का सा चेंज होता है, आर से हम आर वन पे हल्का सा चेंज हुआ ज्यादा चेंज नहीं, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होना चाहिए ज्यादा चेंज होना चाहिए, इतना ज्यादा, क्योंकि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव है ना, तो रेट में अगर हल्का सा चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ ज्यादा चेंज हुआ, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो ये वाला पॉइंट बनेगा। यहीं से अगर आप जाना चाहो ऊपर की तरफ तो आपका जो पॉइंट बनना चाहिए इक्विलिब्रियम का वो ये वाला पॉइंट बनना चाहिए, इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक है अब एडी जो होगा आपका एग्रीगेट डिमांड वो ये बनेगा, सिंपल। या फिर आप इसी को उल्टा कर सकते हो कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, मान लो आपको पहले दे दिया कि इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज हुआ तो आप लिख सकते हो पहले 60 थी इन्वेस्टमेंट, अब हो गई कितनी 120 हो गई है, इन्वेस्टमेंट डबल हो गई पूरी पूरी, तो इससे क्या हुआ एडी हमारा ऊपर बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई ना तो इससे डिमांड क्या हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो सर अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं तो लोग क्या करेंगे डिमांड करना ज्यादा चालू कर देंगे, कोई प्लाट की डिमांड कर रहा है, कोई कुर्सी की डिमांड कर रहा है, कोई कपड़ों की डिमांड कर रहा है, चीजों की डिमांड बढ़ जाएंगी, चीजों की डिमांड बढ़ते के साथ ही इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सीधी बात है घट जाएगा।
तो इनको ड्रॉ करके इन दोनों पॉइंटों को बना के जो आपको डायग्राम बनेगा मिलेगा वो मिलेगा आईएस कर्व। और आईएस कर्व कैसा दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्लैटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो जब मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है तो आईएस कर्व कैसा होता है आपका, फ्लैटर। वहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट कम रिस्पॉन्सिव है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट में कितना भी ज्यादा चेंज हो जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें ज्यादा चेंज नहीं दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट में आपको कम ही चेंज दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट में हल्का सा ही चेंज दिखाई देगा, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ भी ज्यादा चेंज हो जाए। और इन्वेस्टमेंट में अगर कम चेंज हो रहा है तो आप ये भी कह सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा चेंज नहीं हुई है, तो एग्रीगेट डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी, यानी आपका नया एडी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो आपका इक्विलिब्रियम ये वाला बनेगा नया। तो इससे अगर कॉन्टेक्ट करोगे तो फिर इसी पॉइंट पे ही काटेगा। ठीक है जी, इससे आपका पता चल रहा है कि आपको आईएएस कर्व कैसा बनेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ जी, दोनों पॉइंटों को मिला के बनाना ना। तो ये बन गया आपका आईएएस कर्व, आईएएस कर्व। और ये आईएएस कर्व कैसा बनेगा आपका, थोड़ा स्टीपर। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। तो बस ये समझना है आपको, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज आ रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट में कम चेंज आ रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो ज्यादा है या स्लोप कम है, उसी के हिसाब से आप आराम से डायग्राम बना के समझा के आ सकते हो वहां पे। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा समझते हैं शिफ्ट वाले केस में। शिफ्ट वाले केस में क्या होता है, इन्वेस्ट आईएएस कर्व में शिफ्ट कैसा होता है। ये तो हमने समझ लिया कि आईएएस स्टीपर कब होगा और आईएएस कर्व फ्लैटर कब होगा। सिंपल सा। अगर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज हो रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, तब इन्वेस्टमेंट आईएएस कर्व कैसा बनेगा, फ्लैटर। और इन्वेस्टमेंट अगर कम चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कम रिस्पॉन्सिव है, तो इस वजह से आईएएस कर्व कैसा बनेगा, बिल्कुल ही स्टीपर बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब समझते हैं एक बार शिफ्ट क्या होता है। शिफ्ट क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो समझते हैं। सुनिए ध्यान से, शिफ्ट भी बहुत इजी है, सेम ही डायग्राम बनने वाले हैं, बस हल्का सा एक कंसेप्ट चेंज करना है। तो शिफ्ट, शिफ्ट आपको मैंने बताया था किस कारण की वजह से होता है। किसी भी डायग्राम में शिफ्ट किस वजह से होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो वो स्लोप पे फर्क पड़ेगा, शिफ्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। आईएएस कर्व शिफ्ट नहीं होगा फिर। तो शिफ्ट किस वजह से होता है, कुछ कारण है, जैसे कि जो भी ऑटोनोमस आइटम थे, जैसे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन था उसमें चेंज हो जाए, या फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था उसमें चेंज हो जाए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाए, ये पॉइंट तो था ही। तीसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाए, बिजनेस के टैक्सेस में चेंज हो जाए, ठीक है जी, या फिर स्टॉक मार्केट कंडीशन में चेंज हो जाए। तो इन सब चीजों में चेंज से, यानी अदर फैक्टर्स में चेंज होने से आईएएस कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। सिंपल इतना। चलिए तो डायग्राम कैसे बनता है वो देखते हैं। तो भाई ये रहा आपका एएस कर्व, ये भी आपका एएस कर्व, इसको बोलते हैं हम एडी, इसको बोलते हैं हम एडी। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, और ये आ गया आपका आई, ये बन गया आपका इन्वेस्टमेंट। सिंपल, कोई सा भी रेट ऑफ एक्सचेंज मान लो, ये हो गया आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट आया आपके पास, ये पॉइंट आपके पास, इसी पे आप बना सकते हो अपना आईएएस कर्व। थोड़ा सा इधर उधर बन गया, पेपर में सही से बना के आ जाना भाई, ठीक है। चलो भाई, तो ये बन गया आपका आईएएस कर्व, ये बन गया आपका आईएएस कर्व। अब शिफ्ट किस वजह से हो रहा है, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बिजनेस के टैक्स को ना, एक ही टॉपिक समझ लेते हैं, दोनों समझ में आ जाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेस के टैक्स को कम कर दिया। अब बिजनेस का टैक्स कम कर दिया तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल। तो एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गई तो हमारा इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट जो है वो इधर आ गया। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट अगर इधर आ गया तो यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ है, बिजनेस के टैक्सेस में कमी आई है। तो इस वजह से जो हमारा आईएएस कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कैसा शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो आईएएस से कहां पे चला जाएगा, आईएएस 1 पे चला जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार और समझते हैं। इसी का उल्टा मान लेते हैं गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर कम कर दिए हैं, या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होगा, उससे लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, यानी कि कंजम्पशन कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, जिससे हमारा डिमांड कर्व नीचे आ जाएगा। एडी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड नीचे आया तो हमने क्या कर दिया होगा, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब क्या है, हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज हुआ है, नहीं भैया, बस खाली इन्वेस्टमेंट कम हो गई। किस वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका आईएएस कर्व। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया।
तो ये था आपका कंसेप्ट शिफ्ट इन आईएस कर्व। तो आईएस कर्व में शिफ्ट क्यों होता है, आईएस कर्व में मूवमेंट क्यों आती है, आईएस कर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे उसको अफेक्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और उसका क्या रोल होता है, कैसा रिलेशन क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ रखता है, कैसा रिलेशन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आईएस कर्व के साथ रखता है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है, समझे जी। तो आईएस कर्व हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चालू करने वाले हैं एलएम कर्व के बारे में। एलएम कर्व को जिसको हम सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, इसके बारे में चालू कर देंगे अभी। अगर आपको नोट करना है तो भाई फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चालू करते हैं, ठीक है जी। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है भाई, तो इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम्स में पक्का पक्का आपको देखने को मिलेंगे इसमें से क्वेश्चन। तो जिसको नोट करना है भाई अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, ठीक है जी। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। अपना अगला टॉपिक आता है सर जिसको हम बोलते हैं एलएम कर्व। अब ये एलएम कर्व क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछला टॉपिक किया था, सेम उसी की तरह। तो एलएम कर्व क्या है, ये ना बहुत सारे पॉइंट्स को दिखाता है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, जो एलएम कर्व है ना, दो तरह की मार्केट होती है, गुड्स की और एक होती है मनी मार्केट। एक होती है मनी मार्केट और एक होती है गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है? मनी मार्केट मतलब होता है सर, अपने बचपन में पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में आपके बिजनेस स्टडीज के कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि जो मनी मार्केट होता है मनी मार्केट मतलब होता है जहां पे आप शेयर्स बॉन्ड्स और शेयर्स हो गए बॉन्ड्स हो गए और क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल बिल्स हो गए, तो जहां पे ये इन सब चीजों का ट्रेडिंग होती है ना, जहां पे ये सब चीजें आप खरीदते हो और बेचते हो, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। एक होती है गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट क्या होती है, जो भी आपको नॉर्मल आसपास आपको दिखाई देती है, जहां पे गुड्स सर्विसेज खरीदी और बेची जाती है, उसको बोलते हैं गुड्स मार्केट। तो जो हमने पिछला टॉपिक किया था, जो हमने आईएस कर्व किया था, उसके अंदर याद रखना जब भी हम इक्विलिब्रियम निकालने जाते हैं तो वो बात करता है गुड्स मार्केट की। आईएस कर्व किसके ऊपर बेस होता है? गुड्स मार्केट के ऊपर। वहीं पे जो मनी मार्केट है ना, इसके ऊपर बेस होता है, जो डायग्राम बनता है उसको बोलते हैं एलएम, एलएम कर्व, यानी कि मनी मार्केट के ऊपर बेस होता है। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर यही दो मार्केट मानी जाती है। और जब इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकालते हैं, जब इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो इन्हीं दोनों मार्केट का इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। सिंपल, मनी मार्केट और क्या बोलते हैं गुड्स मार्केट का। तो ये जो ये जो एलएम कर्व है, ये किसके ऊपर बेस होता है? मनी मार्केट के ऊपर। तो वही लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। जो एलएम कर्व होता है वो इक्विलिब्रियम दिखाता है कहां पे? मनी मार्केट के अंदर। और वो इक्विलिब्रियम कैसे दिखाता है? तो एलएम कर्व का मतलब क्या होता है? देखो, एल मतलब होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एल क्या होता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है जी। और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मनी फॉर डिमांड। हमको कितनी मनी की आवश्यकता है, कितनी मनी की जरूरत है, उसको बोलते हैं मनी फॉर डिमांड। सिंपल सर। तो इस दोनों को मिला के बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी फॉर डिमांड कर्व। सिंपल सर। चलिए, अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक शो करता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को। एलएम कर्व जो होता है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। कुछ इस तरीके का दिखता है ये एलएम कर्व, सप्लाई की तरह बेसिकली। तो एलएम कर्व जो होता है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। किसके कॉम्बिनेशन को दिखाता है? इंटरेस्ट और आउटपुट के। किस किसके? इंटरेस्ट और आउटपुट के। तो इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड आउटपुट। कहां पे? वेयर डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू सप्लाई फॉर मनी। जहां पे मनी की जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर हो जाए, तो उस जगह पे वेरियस कॉम्बिनेशंस को दिखाने का काम करता है कौन? एलएम कर्व। ये कौन सा कर्व है? एलएम कर्व। अब ये कैसे बनता है, क्या चीज होती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा नया कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। नया तो नहीं है, बेसिकली आपकी ही बुक में चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम ये पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और कुछ बच्चे हो सकता है कि भूल गए होंगे उस टॉपिक को, इसलिए मेरे को दोबारा करवाना पड़ रहा है। या फिर मैं कह दो कि मैं दोबारा करवा रहा हूं ताकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाए, ठीक है जी, ज्यादा पैसे के लिए। तो अगर आपको 9वां चैप्टर आता है अच्छे तरीके से, तब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना पार्ट आप थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आता, आप एक रिवीजन चाहते हो कि 9वें चैप्टर की रिवीजन हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो भी, हाँ जी, तो आप आराम से देख सकते हो। तो 9वां चैप्टर कौन सा था? 9वां चैप्टर का नाम था मनी फॉर डिमांड, डिमांड फॉर मनी। क्या चैप्टर था? डिमांड फॉर मनी या फिर मनी फॉर डिमांड। तो वही मैं करवाने वाला हूँ, डिमांड फॉर मनी के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि डिमांड फॉर मनी क्या होता है, यानी हमें पैसे की जरूरत क्यों है और हमें पैसा क्यों चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? चालू करें, बहुत अच्छी बात है। उसी के बाद आप समझ पाओगे कि ये जो एलएम कर्व है वो क्या होता है और किस तरीके से बनता है और वर्क भी किस तरीके से करता है। शुक्र है। तो डिमांड फॉर मनी, हम किसी भी मनी की डिमांड क्यों करते हैं? तो मैंने बताया था उस टाइम पे भी सॉरी, किसी भी मनी की जो डिमांड है वो मेन 3 कारणों की वजह से की जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते तो किसी भी मनी की डिमांड जो है वो 3 कारणों से करी जाती है। सबसे पहला कारण जो होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस। क्या बोलते हैं इसे?
ट्रांजेक्शन पर्पस, यानी अगर आप ट्रांजेक्शन करने के लिए जो भी मनी चाहिए आपको तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन पर्पस, यानी कि डेली वो डे टू डे लाइफ में जो भी आपको कैश चाहिए होता है उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो इनकम आई, आपने पैसा कमाया, अब पैसा कमाने के बाद आप कुछ पैसे खा गए, ठीक है, आपके पास जो पैसा बच गया आप सोचते हो इन्वेस्ट कर दो, क्या आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो? नहीं जी, सबसे पहले हम उसमें से डेली बेसिस का जो हमारा खर्चा होता है उसके लिए हम पैसा निकाल के अपने पास रख लेते हैं। वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, बस वो हमने पैसा थोड़ा सा निकाल के रखा है अपने पास, किस लिए? ताकि हमारे डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस है उसको बीट कर पाए। सिंपल ना, उसको बोलते हैं हम क्या? ट्रांजेक्शन पर्पस। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन पर्पस। ट्रांजेक्शन पर्पस मतलब होता है वो खर्चे के लिए पैसा निकालना जो कि आप डेली बेसिस पे करने वाले हो। और इसकी एक खास बात होती है, जो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है सेम वैसे वैसे ही आप जो कंजम्पशन के लिए यानी कि जो डेली बेसिस पे पैसा है, कौन सा पैसा? ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए जो पैसा है उसको ज्यादा स्टोर करना चालू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिक्शे वाला है जिसकी दिन की दिहाड़ी 500 रुपए, तो वो डेली बेसिस के लिए अपने पास मुश्किल से 100 रुपए 50 रुपए रखता होगा अपने पास खुले, क्योंकि उसको पता है कि ट्रांजेक्शन के लिए उसको जरूरत है 50-100 रुपए की जरूरत होगी, 1000-2000 तो रखेगा नहीं डेली बेसिस पे। वहीं पे कोई गाड़ी में घूमने वाला है इंसान है जो कि चलते लाखों रुपए कमा रहा है, वो अपने पास डेली पर्पस के लिए हमेशा अपने पास 5 से 7 हजार रुपए तो रखेगा, क्योंकि गाड़ी का कोई भी खर्चा आ सकता है छोटा मोटा जिसमें पैसे खर्च हो सकते हैं, तो डेली पर्पस के लिए उसका जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो सेम वैसे ही अगर आपकी इनकम कम है तो आपका डेली पर्पस के लिए जो ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए खर्चे हैं वो क्या होंगे? कम होंगे। डिमांड क्या होगी? पैसों की कम होगी। वहीं पर अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ट्रांजेक्शन पर्पस क्या होंगे आपके? उसके लिए आप ज्यादा पैसा अपने पास स्टोर करके रखोगे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है तो आप कंजम्पशन के लिए जो पैसा है उसको भी ज्यादा स्टोर करते हो। ये सी मतलब क्या है? स्टोर करते हो आप एक तरीके से पैसा, किसके लिए? कंजम्पशन के लिए, डेली बेसिस के। अगला होता है प्रिकॉशन पर्पस। दूसरा खर्चा मतलब अगर आपके पास जो पैसा बच गया, जैसे मान लो आपने फिर से इनकम कमाई, सारा पैसा आपने कुछ खा लिया, जो पैसा बचा क्या आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं भैया, आप ये आपने सिखाया हमको डेली बेसिस के लिए पैसा जो है वो अपने पास सेव करना पड़ेगा। चलो डेली बेसिस के लिए आपने अपना पैसा सेव कर लिया अपने पास, क्या आप सारा पैसा जो बच गया उसको इन्वेस्ट कर दोगे? वो कह रहा है नहीं भैया, अभी भी जो पैसा बच गया उसको सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमको थोड़ा पैसा बैंक में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को भी घर में कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसमें दवाइयों का खर्चा जा सकता है, उसके लिए हमें उनके प्रिकॉशंस के लिए, उनके बचाव के लिए कुछ पैसा अपना बैंक में भी सेव करना पड़ता है। सिंपल जी, हाँ जी, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? प्रिकॉशन पर्पस। दूसरा पैसा हम इन्वेस्ट करके रखते हैं बैंकों के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिकॉशन पर्पस। तो ये पैसा भी कैसा होता है? ये भी पॉजिटिव रिलेशन के साथ होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका जो प्रिकॉशन पर्पस का पैसा है वो भी आप ज्यादा सेव करोगे। अगर आपकी इनकम कम है तो बैंक में कम पैसा रख पाओगे, सेव कम करोगे, और वहीं पर अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप पैसा भी क्या करते हो? ज्यादा सेव करते हो। तो यहाँ पे भी कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? पॉजिटिव रिलेशन। इनकम बढ़ेगी तो आपका जो सेविंग है, क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन पर्पस के लिए, वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो बच्चों को डाउट था ना वो था लास्ट वाले में, स्पेकुलेटिव पर्पस जो है उसके अंदर डाउट था। यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? नेगेटिव। मतलब क्या होता है? स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव मतलब नाम से ही पता चलता है आप स्पेकुलेशन करते हो, यानी कि आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचते हो। तो अगर आप चाहते हो प्रॉफिट कमाना, क्योंकि जो पैसा बच गया ना, आपने डेली बेसिस के लिए पैसा यूज करना है उसको, ना आपको क्या बोलते हैं बैंक में रखा है कि प्रिकॉशंस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, सब चीज के लिए हो चुका है पैसा ऑलरेडी, उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तब आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ताकि आपको क्या मिल सके? प्रॉफिट मिल सके। ठीक है जी। तो जो प्रॉफिट मिलने के लिए, प्रॉफिट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, उसे क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव पर्पस। सिंपल, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। और इसमें देखा जाता है कि यहाँ पे जो रहता है रिलेशन वो नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कहीं पे अगर ज्यादा रिस्क है तो क्या आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे? नहीं, वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। सेम ऐसे ही अगर आपके पास ज्यादा इनकम है तो आप क्या चाहोगे? ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां पे रिस्क क्या हो? कम हो। सिंपल ना, यानी कि एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां पे इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ज्यादा ना चार्ज करती हो, गवर्नमेंट रेट कम चार्ज करती हो। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। वही देखा जाता है जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, हमको लगता है कि फ्यूचर में मेरे को जो रिटर्न है ना वो कम मिलेगा, मेरे को लगता है फ्यूचर में मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, मैं इस जगह पे इन्वेस्ट करूंगा और इस जगह से मेरे को इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो जब रिटर्न नहीं मिलना होता तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं? ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपने पास उस पैसे को ज्यादा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है जी, हम अपने पास उस पैसे को ज्यादा स्टोर करके रखते हैं, अपने पास पैसे को बचा के रखते हैं, तो दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है तो आप अपने पास स्टोर करोगे क्या? नहीं जी, अपने पास जो आपके पास पैसे पड़े होते हैं उसको स्टोर करना क्या कर देते हो? कम कर देते हो, आप मार्केट के अंदर पैसा लगाना चालू कर देते हो। तो कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। तो वही है, अगर आपके पास चलते हैं रिटर्न ज्यादा मिलता है आपको तो आप अपने पास स्टोर कम करते हो, और अगर आपको रिटर्न कम मिलता है तो आप क्या बोलते हैं? मार्केट में इन्वेस्ट क्या करते हो? ज्यादा करते हो। चालू करते हैं। बस एक टॉपिक रह गया, जो नोवा चैप्टर मैंने करवाया था ना
उस टाइम पे मैंने बताया था, कीन सर का मानना ये था कि जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर जो इन्वेस्ट करती है ना वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो अगर आप बैंक में रखते हो पैसा तो बैंक वाले आपको इतना इंटरेस्ट देते नहीं कि आप मार्केट को बीट कर सको। गोल्ड भी अनसर्टेन होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस हो सकता है, कभी भाव बढ़ते हैं, कभी भाव गिरते हैं। बस जो बॉन्ड्स होते हैं ना उनमें फिक्स है कि आप में आपको उसमें जो है इंटरेस्ट जो है ना वो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा उसमें, है ना। तो लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? बॉन्ड में। और बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, बॉन्ड में कैसे रिलेशन होता है रेट और इन्वेस्टमेंट का, वो एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि पिछली बार जो समझाया था ज्यादातर बच्चों को शायद समझ में नहीं आया था, एग्जाम्पल चलते दिमाग में नहीं बैठा था। कोई नहीं, इस बार फिर दोबारा समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वापस चलते हैं सेम उसी तरीके से। मान लेते हैं मैंने कहीं पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 2,000 नहीं, सिंपल से करते हैं। मान लो मैंने कहीं पे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। मैंने 1,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करे, कहां पे इन्वेस्ट करे? मैंने बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करे, और उस पे मेरे को इंटरेस्ट मिलता है कितना परसेंट? 5%। मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलता है उस पे? 5%। तो अगर देखा जाए तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिल गया अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट का वो कितना बनेगा? मेरा जो इंटरेस्ट बनेगा अमाउंट वो बनेगा, एक सेकंड, 5% नहीं, थोड़ा इजी कर लेते हैं, 4% कर लेते हैं, तो क्योंकि आगे समझाने में आसानी हो जाएगी। हाँ जी, मैंने कहीं पे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करी पैसों की, और मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4% मिलता है। तो 1,000 का 4% जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 40 रुपए। तो मेरे को इंटरेस्ट जो मिलेगा वो बदले में कितना मिलेगा? 40 रुपए। अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नई बॉन्ड इशू कर दिए। नई बॉन्ड इशू कर दिए मतलब ऐसे बॉन्ड इशू कर दिए जहां पे लोगों को जो इंटरेस्ट है ना वो अब से कितना मिलेगा? 5%। ये गवर्नमेंट ने क्या किया? नए बॉन्ड इशू कर दिए जहां पे लोगों को अब से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5%। अब देखिए, अब जब लोगों को 5% वाले बॉन्ड मिल सकते हैं, क्या कोई इंसान मेरा बॉन्ड खरीदेगा जिसपे उसको केवल 4% ही प्रॉफिट मिल रहा है ना भाई? तो कोई खरीदेगा नहीं मेरा बॉन्ड, हर कोई किसके पीछे भागेगा? 5% वाले बॉन्ड के पीछे, क्योंकि 1,000 रुपए लगाओ और 5% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 50 रुपए मिलेंगे, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उस जगह पे, सिंपल। तो मेरे बॉन्ड की कोई डिमांड करेगा नहीं, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? एक बार चेक करते हैं, निकालते हैं कैसे कम होगी। देखो, मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मेरे को 4% इंटरेस्ट मिलता था, यानी टोटल 40 रुपए का इंटरेस्ट मिलता था, और मैं चाहता हूं अब इसको बेचना। तो मैं चाहूंगा कि बगल वाले जो सामने वाली पार्टी है उसको भी कितना प्रॉफिट हो? 40 रुपए का प्रॉफिट हो, सिंपल, उसको भी 40 रुपए का प्रॉफिट हो। लेकिन गवर्नमेंट मेरे बॉन्ड में तो दे रही है 4%, लेकिन जो नए बॉन्ड इशू कर रही है उस पर कितना दे रही है? 5%। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। तो अब उसको कितने में बेचूं कि उसको क्या 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाए? तो सीधी सी बात है, बस इसको इससे डिवाइड करना है। तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया, मतलब 5 को इससे डिवाइड करना, तो 40 बटे में 5%। तो 5% से जब हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, ये आ गया आपका 800। कितना आ गया? 800। ये आ गया 800 रुपए, सिंपल। तो मेरे को वो बॉन्ड कितने में बेचना पड़ेगा? 800 रुपए में। कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का पक्का, ठीक। अब देखो क्या हुआ इससे, मेरा बॉन्ड 1,000 रुपए का था, मेरे को 4% इंटरेस्ट मिलता था, यानी 40 रुपए मिलता था, मैं खुश हूं। अब वो बंदा अगर चलते हैं गवर्नमेंट से लेने जाता है बॉन्ड, तो वो 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। देखो, गवर्नमेंट के बॉन्ड में अगर वो 1,000 रुपए इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्ट करेगा तो उसे 5% इंटरेस्ट मिलेगा। कितने भी इन्वेस्ट करेगा तो उसे 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कहता है भैया मैं आपके बॉन्ड क्यों लूंगा, क्योंकि आपके बॉन्ड में तो मेरे को क्या हो जाएगा? लॉस। तो मैंने बोला सर एक काम करते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट ज्यादा वाला बॉन्ड इशू कर दिया, तो मैं अपना रेट गिरा देता हूँ। मैं आपको कितने में बेच रहा हूँ? बस खाली 800 रुपए में। अब 800 रुपए में बॉन्ड बेच रहा हूं तो फिर इससे क्या होगा? देखो, अब 800 रुपए में आपको बॉन्ड बेचा मैंने, लेकिन इस बॉन्ड की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है कितनी? इस बॉन्ड की तो ओरिजिनल वैल्यू 1,000 ही रुपए ना। गवर्नमेंट देगी 1,000 रुपए पे 4% इंटरेस्ट, यानी कि मिलेगा 40 रुपए इंटरेस्ट। वो भी किसको मिलेगा? आपको। लेकिन आप अपने हिसाब से देखो, आपको, आपने वो इंटरेस्ट कितने में खरीदा है बॉन्ड? आपने खरीदा है बॉन्ड बस खाली 800 में। 800 में का 5% कितना होता है? 40 रुपए ही होता है। तो आपको तो अभी भी उस बॉन्ड पे कितने रुपए मिल रहे हैं? 40 रुपए मिल रहे हैं। देखो, वैसे तो बॉन्ड 1,000 रुपए का है, 1,000 रुपए की चीज पे गवर्नमेंट 4% इंटरेस्ट दे रही है, यानी 40 रुपए का आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन आप देखो, आपको वो 1,000 वाला बॉन्ड कितने में मिल गया? 800 रुपए में। तो आप अपने हिसाब से देखो ना, अगर आप 800 रुपए भी 5% के हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट करते तो आपको कितने रुपए मिलते? 40 रुपए मिलते। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से, अब वो बोलेगा हाँ ठीक है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मेरे को 1,000 का 4% गवर्नमेंट देगी, यानी गवर्नमेंट को फिक्स है कि 40 रुपए देगी। लेकिन मेरे को बॉन्ड कितने में पड़ रहा है? 800 में। तो 800 का अगर देखा जाए 40 रुपए, वो कितना होता है? वो 5% होता है, यानी जो गवर्नमेंट से बॉन्ड लेने में मेरे को 5% का प्रॉफिट, 5% मिल रहा है प्रॉफिट। वही अगर मैं तेरे से ले लूंगा बॉन्ड तो 800 रुपए का जो 5% मिलेगा, मेरे को 40 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। एक्चुअल में तो है वो 1,000 का 4% मिल रहा है, जो कि 40 रुपए मिल रहा है, लेकिन मगर मैं अपने हिसाब से देखूं, मैंने तो 800 में लिया ना, तो 800 का 40 रुपए जब मिल रहा है, मतलब वो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है?
5% मिल रहा है, सिंपल ना। तो गवर्नमेंट से लूंगा तब भी 5% यानी 40 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, मैं इससे खरीद रहा हूँ तब भी मेरे को 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम ही बात पड़ रही है। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट बढ़ाने से जो मेरा बॉन्ड का अमाउंट है वो क्या हो गया, गिर गया, बॉन्ड का प्राइस क्या हो गया, गिर गया, सिंपल सर। तो ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट रेट बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो लोग इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, कम करना चालू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वहीं इसका उल्टा, इसका उल्टा कैसे, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको घटा दिया, गवर्नमेंट कहने लगी हम जो नए बॉन्ड इशू कर रहे हैं वो 2% पे इशू कर रहे हैं, कितने पे इशू कर रहे हैं, 2% पे। अब देखो मेरे को फायदा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान नया बॉन्ड लेगा तो उसको 2% का मिलेगा प्रॉफिट, और मेरे को मेरे बॉन्ड पे कितना मिल रहा है, 4% का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी मैं 40 रुपए कमा रहा हूँ। अब सोचो मैं किसी को बेचूंगा, मैं उसको बोलूंगा भाई इस बॉन्ड पे हर बार तेरे को कितने रुपए मिलते हैं, 40 रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपए। तो गवर्नमेंट 2% के इंटरेस्ट के साथ बेच रही है उस बॉन्ड को, यानी 40 बटे में 2% जब हम करेंगे मल्टीप्लाई में 100 करके, तो ये आ जाएगा कितना, 2000, है ना भाई, ये कितना आ जाएगा, 2000। अब मैं उस बॉन्ड को कितने में बेच सकता हूँ, 2000 में, क्योंकि 2000 का अगर मैं बेचूंगा तब भी उसे 40 रुपए मिलेंगे। अब चाहे वो मार्केट से गवर्नमेंट से जाके लेगा, दो मतलब कहीं पे बॉन्ड लेगा क्या बोलते हैं 1000 रुपए का, तब भी उसे 2% यानी कि 40 रुपए मिलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अफेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, सॉरी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे घट रहा है, अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया तो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब वो बंदा देखो, अब वो बंदा हमारा देखो 40 रुपए इंटरेस्ट उससे मिलेगा, 1000 के बॉन्ड कितने के हो गए, 2000 रुपए के हो गए। अब मैं कहीं पे 2000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं बोल रहा हूँ अपने बॉन्ड में कितने में बेच रहा हूँ, 2000 में, क्यों, क्योंकि अब 2000 में बेचूंगा, 2000 का वो खरीदेगा बंदा, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, बॉन्ड एक्चुअल में कितने का है, बस खाली 1000 का, 1000 का 4% कितना होता है, 1000 का 4% होता है 40 रुपए, तो उसको 40 रुपए मिलेंगे। अब अगर मान लो वो 2000 रुपए लगाता है, गवर्नमेंट से लेता है, गवर्नमेंट से बॉन्ड लेगा 2000 रुपए लगा के, तो 2000 का 2% ही गवर्नमेंट ही देगी उसे, यानी मिलेगा तब भी 40, बल्कि जीएसटी वीएसटी टैक्स वैक्स सब देना पड़ेगा उसे, है ना। वो 2000 रुपए गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट को 2000 रुपए देगा तो गवर्नमेंट उसका 2% देगी, यानी कि गवर्नमेंट 40 रुपए देगी। वहीं पे मेरा जो बॉन्ड है बेसिक से वो 1000 रुपए का है, मेरा बॉन्ड जो कि 1000 रुपए का है बेसिक से, लेकिन वो कितने का इंटरेस्ट दे रहा है, 4% का, तो 4% का इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कितने रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, 40 रुपए। तो इस वजह से वो कहता है 2000 रुपए गवर्नमेंट को देने से अच्छा कहाँ पे दे देता हूँ, इस बंदे को देता हूँ, ये बंदा मेरे को बॉन्ड दे देगा, सिंपल ना। तो क्या हो गया, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट घटाने की वजह से जो मेरा बॉन्ड है वो क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। इसलिए क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। अगर रेट बढ़ जाते हैं तो हम इन्वेस्ट कम करते हैं, रेट गिर जाते हैं तो इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। बस ये समझाया था मैंने उस टाइम पे स्पेकुलेटिव पर्पस के अंदर। कुछ बच्चे कह रहे थे भाई जिनको डाउट था, जिनको समझ में नहीं आया था, मैंने दोबारा समझा दिया, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया नोट, बहुत अच्छी बात है। बाकी कोशिश किया करो भाई एक ही वीडियो दोबारा देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो किसी तरीके से, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। अब आती है इक्वेशन की बात कि मनी डिमांड की इक्वेशन क्या होती है। तो देखो भाई मनी डिमांड की इक्वेशन क्या होती है। अब यहाँ पे इक्वेशन दो तरीके से बन रही है। ये जो दो फैक्टर्स है ना, ये जो दो है ट्रांजैक्शन पर्पस और प्रिकॉशन पर्पस, यहाँ पे देखने को मिलता है पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, पॉजिटिव, यानी अगर इनकम बढ़ती है तो हम अपने पास स्टोर पैसा क्या करते हैं, ज्यादा स्टोर करना चालू कर देते हैं। तो बस इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी इक्वेशन बनती है पहली L1 इक्वल टू KY। L1 का मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर मनी, यानी मनी की डिमांड जो हम कर रहे हैं किसके लिए, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए और प्रिकॉशन पर्पस के लिए, ये सेम के लिए, दोनों के लिए, ठीक है जी, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन पर्पस दोनों के लिए। वो कैसे निकलेगा, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन पर्पस के लिए हमने कितनी मनी की डिमांड करी, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इनकम लेवल और फ्रैक्शन ऑफ पीपल वांट्स टू होल्ड, जितना पैसा मतलब जो भी इनकम लेवल है उसका कितना पार्ट जो है लोग अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना पार्ट जो है पब्लिक अपने पास रखना चाहती है। सिंपल, इतना बढ़िया। अब दूसरा जो होता है, दूसरा फैक्टर आता है स्पेकुलेशन पर्पस। स्पेकुलेशन पर्पस में क्या होता है, स्पेकुलेशन पर्पस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड फॉर मनी सप्लाई दिखाते हैं, वो भी स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, जिसको हम बोलते हैं L2, इसको बोलते थे L1, इसको बोलते हैं L2। ये स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, ये ट्रांजेक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसे, डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए और प्रिकॉशन पर्पस के लिए होता है। अच्छा यहाँ पे कैसा होता है, तो यहाँ पे होता है H मल्टीप्लाई में I। I जो होता है वो डिनोट करता है इंटरेस्ट रेट, और H जो है वो डिनोट करता है कि फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्या बोलते हैं पब्लिक उसके रिस्पेक्ट में होल्ड करना चाहती है, यानी इंटरेस्ट रेट की वजह से पब्लिक कितना अपने पास पैसा होल्ड करना चाहती है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो पब्लिक अपने पास क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट कम करेगी और अपने पास ज्यादा होल्ड करेगी, सिंपल। और अगर इंटरेस्ट रेट घटा देगी तो फिर अपने पास कम होल्ड करेगी। तो यानी कि नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, उल्टा बोल रहा हूँ सारा।
इंटरेस्ट रेट अगर गिर जाएंगे तो पब्लिक अपने पास ज्यादा होल्ड करती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो पब्लिक अपने पास कम होल्ड करती है। तो कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। सिंपल से बढ़िया। तो इसी वजह से यहाँ पे होता है स्पेकुलेशन पर्पस का टॉपिक। यहाँ पे जो आई है वो है इंटरेस्ट रेट का काम कर रहा है, यहाँ पे जो वाई है वो किसका काम कर रहा है? इनकम लेवल का काम कर रहा है। मेन जो है वो आई और वाई का ही रोल होता है। बस ये जो एच और के है ना, ये कांस्टेंट फैक्टर है, या फिर ये दिखाते हैं कि उसका कितना पोर्शन हम होल्ड कर रहे हैं अपने पास। ठीक है जी, मेन रोल किसका है? बस खाली आई और के का, कोई दिक्कत नहीं। बस ये इक्वेशन थी, बस आपको समझनी थी। मेन जो टोटल डिमांड की फंक्शन बनती है, मेन जो मनी डिमांड की फंक्शन बनती है, वो कैसे बनेगी? तीनों ट्रांजेक्शन को, यानी कि तीनों पर्पस के लिए जो हमने पैसा डिमांड किया है उसको जोड़ के, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए जो जरूरत है उसको जोड़ो, ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए जो जरूरत है पैसा उसको जोड़ो, उसके बाद क्या बोलते हैं प्रिकॉशन पर्पस के लिए जो पैसे की जरूरत है उसको जोड़ो। तीनों को जोड़ोगे तब आपके पास क्या आता है? टोटल मनी इन्वेस्टमेंट आता है, मनी डिमांड आता है, डिमांड फॉर मनी आता है कि कितना पैसा आप क्या बोलते हैं डिमांड कर रहे हो मनी के लिए। सिंपल। चलिए, और वो कैसे निकलेगा? तो मैंने बताया यहाँ पे दोनों चीजें ले ली थी हमने, ट्रांजेक्शन प्रिकॉशन पर्पस की मनी, यहाँ पे हमने कौन सी ली है? स्पेकुलेशन पर्पस की मनी। बस दोनों को जोड़ना है, L1 प्लस में L2 करना है आपको, तो L1 प्लस में L2 करेंगे। अब देखो, जब L1 प्लस में L2 करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मनी डिमांड का फॉर्मूला क्या बनेगा? मनी डिमांड का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे KY प्लस में HI, KY प्लस में HI। वो कह रहा है भैया यहाँ पे तो माइनस है, वो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपको मैंने बताया अभी भी यहाँ पे कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं उसके अंदर क्या लग गया? माइनस का निशान लग गया। तो मनी डिमांड का जो फंक्शन बनता है उसका फॉर्मूला होता है KY माइनस में HI। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट्स तो नहीं? बढ़िया। अब शुरू करते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताया मैंने कि जब भी इनकम में चेंज होगा, क्योंकि देखो मेन रोल किसका है? इनकम का, और मेन रोल किसका है? इन्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट का। जब भी इनकम में चेंज होता है तो मनी डिमांड जो है फंक्शन वो शिफ्ट होता है। आपको पहले भी समझा चुका हूं, जब भी इनकम में चेंज होगा तो मनी डिमांड फंक्शन शिफ्ट होता है। वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है तो जो मनी डिमांड फंक्शन है वो क्या होता है? रोटेट होता है बस खाली, यानी कि मूवमेंट करता है बस खाली, सिंपल स्लोप में चेंज होता है। तो बस उसी के बेसिस पे हम एक बार चेक करते हैं मनी डिमांड फंक्शन क्या कहता है। तो इसको बोलते हैं मनी डिमांड फंक्शन, जहां पे हम दिखाएंगे इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे हम दिखाएंगे मनी की डिमांड कितनी की जा रही है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो हम मनी की डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। जैसे हमको बताया था नेगेटिव रिलेशन होता है यहाँ पे, तो भाई ये मनी डिमांड है, ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है जी। सेम अगर मनी की डिमांड जो है वो कम, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो जो मनी की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। ये मनी की डिमांड होगी नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं? कोई समस्या? पक्का पक्का ना? बढ़िया। तो इसको हम बोलेंगे एमडी। क्या बोलेंगे? एमडी। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? इसका फॉर्मूला बनेगा के वाई वन माइनस में एच आई। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कि मान लो अगर इनकम में चेंज हो जाए, इनकम चेंज हो जाए, मान लो अगर K2 हो जाए, के मतलब सॉरी Y1 की जगह क्या आ जाए? Y2। तो अगर इनकम बढ़ जाती है, इनकम में चेंज हो जाता है, तो मनी डिमांड का फंक्शन का फॉर्म मतलब डायग्राम कैसे बनेगा? तो अगर इनकम बढ़ जाती है, बस कुछ नहीं करना आपको, बस इसको राइट वर्ड शिफ्ट कर देना है, क्योंकि इससे उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इंटरेस्ट रेट पे, बस ये राइट वर्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया ये वाला इक्वेशन। ठीक है जी। तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे नया फंक्शन, जिसको बोलेंगे एम डी बराबर में के वाई टू, क्योंकि इनकम में चेंज होता है इस वजह से मनी डिमांड फंक्शन शिफ्ट होता है राइट में, और एच आई। और वहीं पे क्या बोलते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा होता, किस में चेंज, सॉरी इंटरेस्ट रेट में चेंज हो रहा होता, तो बस खाली मूवमेंट होता, यानी कि हल्का सा ही बैंड हो जाता, या तो फ्लैटर हो जाता, या फिर ये थोड़ा सा स्टीपर हो जाता, और कोई चेंज नहीं होता। बस इस तरीके का फंक्शन बनता है, बस सिंपल। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे क्या, कि मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट होता है जब ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। जब भी किस में चेंज होता है? इंटरेस्ट रेट में, आई में चेंज होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा तो मूवमेंट होगा। वहीं पे शिफ्ट कब होगा ये फंक्शन? जब भी इनकम में चेंज होता है। तो ये आगे और पीछे कब खिसकेगा? जब भी इनकम में चेंज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्का, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, ये टॉपिक खत्म कर लिया, मनी डिमांड पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के बारे में मैंने आपको बताया था, मनी सप्लाई का मतलब होता है M1, जिसको हम बोलते हैं C प्लस में DD प्लस में OD। याद है? बचपन में ये भी करवा रखा है भाई, मनी सप्लाई के बारे में बता चुका हूँ, पूरा पूरा चैप्टर था आपके लिए। ठीक है, M1 M2 M3। C प्लस में क्या होता है? C मतलब होता है कैश एट पब्लिक, पब्लिक के पास जो भी पैसा होता है उसको जोड़ना होता है। DD मतलब क्या होता है? DD मतलब क्या होता है? याद है? बताइए, DD मतलब क्या होता है भाई? पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, नहीं पढ़ रहे भाई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे भाई। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा उस चीज का? डीडी मतलब बताओ ना, पेपर में आता है, मैंने बताया था एक क्वेश्चन। डीडी मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा रखा हुआ है। ओडी मतलब होता है अदर डिपॉजिट एट आरबीआई, आरबीआई के पास जो पैसा रखा होता है। समझे जी? तो इसको इन तीनों को जोड़ते तब मनी सप्लाई आपको पता चलती है। उसके बाद M2 भी है, M3 भी है, M4 भी है, पढ़ोगे तब पता चलेगा ना भाई।
इसमें पोस्ट ऑफिस का पैसा जोड़ा जाएगा। अगली बार में कमर्शियल बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट रखी होती है L3 मतलब M3 में, वो पैसा जोड़ा जाता है। उसके बाद M4 के अंदर सारी जो क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग है और क्या बोलते हैं टाइम डिपॉजिट है वो जोड़ा जाएगा। कमर्शियल बैंक की जो पोस्ट मतलब कमर्शियल बैंक के पास जो सेविंग और टाइम डिपॉजिट है वो जोड़ा जाता है। समझे जी? तो पढ़ना चालू करो भाई, तभी नंबर मिलेंगे, ऐसे नंबर नहीं मिलते। एक बार आपकी प्लेलिस्ट खत्म हो गई तो दोबारा देखो ताकि आपको याद में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए क्या पढ़ रहे हैं हम। एक बार पढ़ के बस चले जाते हैं उठा के भाई सब चीज में लिखे आऊंगा, जो भी आएगा कर आऊंगा, ऐसा नहीं होता, नंबर नहीं आते ऐसे। शुरू करते हैं वापस, क्योंकि वैसी वीडियो लंबी होती है मेरी, मैं नहीं चाहता आपका टाइम बार बार बात करूं भाई कि वीडियो के अंदर बीच में बोल के पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, समझे? तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं पूरा अच्छे तरीके से वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं भाई कि चलते आते हैं 5 मिनट देखिए उसके बाद थक जाते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं छोड़ दो, ठीक है? और बीच में कमेंट आने लगे थे भैया बीच में बकवास मत किया करो, भैया टाइम पास मत किया करो, सीधा टॉपिक पे पढ़ाया करो। इसलिए मैं टू द पॉइंट टॉपिक पे चल रहा था बस खाली, मैं नहीं सोच रहा था कि भाई आपको समझाऊंगा और ये सब काम करूंगा, लेकिन भाई देखता हूँ कि भाई कि पढ़ते ही तुम बोर हो जाते हो करते करते, ठीक है जी? तो वो पता चल जाता है क्योंकि जो व्यूज होते हैं ना वो बता देते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है हाई पीक पे होता है, उसके बाद गिरने डाउन चालू होता है, एकदम से स्पाइक आना चालू डिप आना चालू हो जाता है, ठीक है जी? तो इसलिए पढ़ना चालू कर दो भाई, मेरे को पता है तुम आते हो देखते कि भैया की नई वीडियो ये देखेंगे, आज पूरा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन घर पे जाके मतलब एक बार और फिर भाई रिवाइज भी करना होता है उस चीज को। जो एक बार देख लिया, एक बार सुबह देख लो, एक बार शाम देख लो, तब जाके प्रैक्टिस अच्छी होती है, ऐसे नहीं अच्छी होती है, ठीक है जी? क्योंकि पूरा साल तो पढ़ना होता नहीं है, गिनती के जब एग्जाम आता है वाले होते हो उससे 1 महीने पहले बैठ के पढ़ते हो, और उसमें भी ढंग में नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही नंबर आएंगे फिर। चलो जी चालू करते हैं। बात होती है रियल मनी सप्लाई। रियल मनी सप्लाई क्या होता है उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि ये जो है ना मनी सप्लाई मैंने आपको बताई है, नॉमिनल मनी सप्लाई है। नॉमिनल मनी सप्लाई मतलब कि जो हाल ही में हमने मनी सप्लाई निकाली है उसको बोलते हैं। रियल मनी सप्लाई करने के लिए जो नॉमिनल मनी सप्लाई है इसको प्राइस के लेवल से डिवाइड करना पड़ता है। तो बस रियल मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या बन गया? नॉमिनल मनी सप्लाई डिवाइड बाय प्राइस, ठीक है जी? और ये होता है इसका डायग्राम मनी सप्लाई का, कौन सा? रियल मनी सप्लाई का। तो ये रियल वाली है मनी सप्लाई। फॉर्मूला क्या है? जो नॉमिनल मनी सप्लाई है उसको डिवाइड करना है बस खाली प्राइस लेवल से। तो यहाँ पे दिखाते हैं हम इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे दिखाते हैं मनी सप्लाई, और इसका डायग्राम हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, यानी कि कैसा रहता है? वर्टिकल। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अच्छा, अब आता है मेन टॉपिक जो कि हमको सीखना है। हमने मनी सप्लाई के बारे में समझ लिया, हमने डिमांड फॉर मनी के बारे में समझ लिया वापस से। ये दोनों चैप्टर में एक बार फिर से करवा चुका हूं, एक बार पहले भी करवाया था, तो 2 बार हो चुके भाई रिवीजन, ठीक है? मेरे हिसाब से बहुत करवा दिया। अब इन्हीं की हेल्प से हमको क्या बनाना है? इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में समझना है, ठीक है जी? चलिए, तो जैसे कि आपको पता ही है मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इंटरेस्ट रेट, मिटा देता हूं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा मनी, या फिर आप कह सकते हो जीडीपी, या फिर आप कह सकते हो आउटपुट, ठीक है जी? चलिए, तो मनी सप्लाई तो आपको पता ही कांस्टेंट रहती है, बस खाली मनी डिमांड है जो कि चेंज होता है, डिमांड फॉर मनी। तो ये रहा आपका मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी, ये हो गई मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कांस्टेंट है, इसको जहां पे काटते हैं एक दूसरे को उसको बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जहां पे मनी सप्लाई बराबर होती है मनी डिमांड के। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। मेन टॉपिक ये नहीं है। अच्छा, यहीं पे जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स हो जाता है इतने पे। मेन टॉपिक ये नहीं है, मेन टॉपिक है ये, मेन टॉपिक है ये। क्वेश्चन वाला बोलेगा अगर मनी सप्लाई जो है, सॉरी यहाँ पे क्या चीज ज्यादा है, हाँ, यहाँ पे अगर मनी सप्लाई जाए ज्यादा हो जाए किससे? मनी की डिमांड से, तो बताओ इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे? और या फिर यहाँ पे देख लो कि मनी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए, मनी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए किससे? मनी सप्लाई से, तब बताओ इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेंगे? इस वाले केस से इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे, इस वाले केस से इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे? ये मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है जी? अब कैसे पहुंचेंगे वो समझाता हूँ। तो जिसको नोट करना एक बार ये वाला सारा नोट कर लो, मैं एक बार मिटोने वाला हूँ, फिर आपको समझा पाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है जी? नोट कर लेना फटाफट। चालू करते हैं भाई। तो अपना टॉपिक आता है, सबसे पहला कंसेप्ट लेके चलते हैं। अगर मनी की जो डिमांड है वो कम है किससे? मनी सप्लाई से, तब इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे? तो कुछ नहीं, सबसे पहले जब भी आप अपना आंसर लिखो मनी की डिमांड का फॉर्मूला लिख देना। डिमांड फॉर मनी क्या होता है, मतलब डेफिनेशन। मनी सप्लाई का फॉर्मूला लिख देना, उसका मतलब डेफिनेशन लिख देना, फॉर्मूला लिख देना, सब चीज बता देना। उसके बाद बताना है आपको डायग्राम बना के। आपको पता ही है इसको बोलते हैं मनी सप्लाई, ये होती है मनी की डिमांड। अब आप खुद सोचिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहां पे मनी की डिमांड जो होती है वो बराबर होती है मनी की सप्लाई से। अब आप ये सोच के बताइए इन दोनों पॉइंटों में से वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये वाली जो कंडीशन है
वो अप्लाई होती है, यानी मनी सप्लाई ज्यादा हो और मनी की डिमांड क्या हो, कम। बहुत अच्छे भाई, बेस्ट। ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मनी की डिमांड बस इतनी सी है और मनी सप्लाई इतनी हो रही है, यानी मनी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है, कम। अब सीधी सी बात है, बेसिक सी बात है भाई, हर किसी को इतना पता होगा, अगर किसी भी चीज की जो डिमांड है, अगर मनी की डिमांड जो है मार्केट में कम रही होगी, लिख रखा है, हाँ ठीक है, अगर मनी की डिमांड मार्केट में कम है, यानी हमको मनी की जरूरत नहीं है, मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है मनी, लेकिन हमको उतने पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो सारा पैसा कहाँ पे जमा कर देंगे, बैंकों में। तो अगर बैंकों में डिपॉजिट बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, इससे बैंकों में डिपॉजिट बढ़ जाएगी, और अगर इससे बैंक में डिपॉजिट बढ़ जाएगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर बैंकों में ही सारे लोग पैसा रखने लग गए तो क्या बैंकों को इतनी जरूरत पड़ेगी उसकी, मतलब पैसों की, नहीं पड़ेगी। तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले बोलेंगे सर जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है ना, ऐसी बहुत सारे लोगों ने पैसा डिपॉजिट कर दिया है, तो हम आपका पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, हम बोलेंगे हमको तो डिपॉजिट करना ही है, तो बोलेंगे सर हम आपको इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, फिर जितना इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसा हमारे पास जमा कर दिया है, तो बैंक वाले जो इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट पे, उसको क्या कर देंगे, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट को जो है वो गिरा देंगे, यानी मेन कारण क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को गिराना। इंटरेस्ट रेट को गिराना मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो दिखाते हैं ना, इससे क्या होगा, जैसे ही इंटरेस्ट रेट को गिराया जाएगा वैसे ही हम कहां पे पहुंच जाएंगे, कब तक गिराएंगे इंटरेस्ट रेट को, जब तक हम इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाते, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम का है ना, तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट गिराते जाएंगे, जैसे रेट कब तक गिराएंगे, जब तक हम इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाते, सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। आपको यही एक्सप्लेन क्या है, पहले डेफिनेशन सब लिख देना, डायग्राम बना देना और एक्सप्लेन कर देना इस पॉइंट को। अच्छा, कई लोग कहते हैं भैया अगर हम बैंकों में जमा ना करें, फिर देखो कहीं अगर आप बैंकों में जमा नहीं करते, देखो सीधी सी बात है, आपको मनी की जरूरत नहीं है, मनी की डिमांड क्या हो रही है, इसलिए कम हो रही है, डिमांड फॉर मनी क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है पैसों की, पैसों की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, सीधी बात है। अगर बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते, बैंक में जमा नहीं करते, तो आप शेयर्स में लगाओगे, बॉन्ड्स में लगाओगे, कहीं ना कहीं तो लगाओगे, उसमें भी देख लो क्या होता है, अगर आपने कहीं पे बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाती है, मतलब अगर आपने बॉन्ड में, हर कोई दुनिया बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है, तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सस्ते बिकेंगे क्या, फिर नहीं, शेयर्स क्या होंगे, सस्ते बिकेंगे नहीं, ये सब क्या हो जाएंगे, महंगे, शेयर के बॉन्ड्स के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जैसे ही शेयर बॉन्ड के प्राइस बढ़ गए, देखो पहले क्या होता था, पहले 1000 रुपए में बॉन्ड थे, ठीक है जी, गवर्नमेंट 5% ब्याज देती थी, यानी हमें कितने मिलते थे, 50 रुपए मिल जाते थे। अब शेयर बॉन्ड के जब भी प्राइस बढ़ जाएंगे इससे, क्योंकि हम सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या पे, बॉन्ड में, तो अगर इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब मान लो इसका प्राइस हो गया 2000 रुपए, हमको वही 1000 वाला शेयर कितने में लेना पड़ेगा, घूस देके 2000 में मिलेगा, तो हमने मान लो 2000 रुपए दे दिए, मिला क्या, मिला क्या, मिला हमें वही 1000 वाला शेयर, यानी हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बस खाली 1000 में 5% यानी 50 रुपए ही इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो एक बार डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना, एक बार कितना हो गया, तो इसका अंदर डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं, यानी परसेंटेज चेक करते हैं, तो कितना हो गया, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 2.5% आया, कितना है ये, 2.5%, यानी 50 अपॉन में 2000 मल्टीप्लाई में 100 ही तो होता है, तो 20 से 2 0 कट गई, 10 से 10 कट गई, इससे काटा 2.5, कितने परसेंट आ गया, 2.5% ही तो आया, हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, बस खाली 2.5%। मैंने 2000 रुपए तो इन्वेस्ट करे शेयर में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, लेकिन बॉन्ड कितने वाला था, 1000 वाला ही तो था बस खाली, क्योंकि वो महंगे हो चुके थे, क्योंकि सब दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, बॉन्ड के प्राइस महंगे हो गए, तो 85 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, 85 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले जो 5% मिल रहा था मेरे को इंटरेस्ट, वो भी क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि इंटरेस्ट एक्चुअली में देखा जाए तो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट गिर रहे हैं, वही तो मैंने लिखा है, डिविडेंड यील्ड जो होगी उसकी बॉन्ड की वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट क्या होगा, गिर जाएगा, वही तो मैंने बोला, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और कब तक गिरेगा इंटरेस्ट रेट, जब तक हम इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाते, समझे, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। और अगर ये वाला केस हुआ, ये वाला केस, यानी कि जहां पे जो मनी की डिमांड है वो ज्यादा है किससे, मनी सप्लाई से, सेम इसका उल्टा केस होने वाला है, जो भी आपने यहाँ पे समझा बस उसका उल्टा करना है, यानी कि यहाँ पे जो रेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, पक्का पक्का। तो भाई मैंने यहाँ पे समझा दिया कि एक्चुअल में मनी डिमांड अगर ज्यादा हो या फिर मनी सप्लाई ज्यादा हो तो इससे इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे इक्विलिब्रियम में हम पहुंचेंगे, ठीक है जी। अब लास्ट टॉपिक करते हैं और इसको खत्म करते हैं धीरे धीरे, ठीक है जी। टॉपिक का नाम आता है डेविएशन ऑफ एलएम कर्व। अब एलएम कर्व कैसे बनाया जाएगा इसकी हेल्प से, तो एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अभी छुट्टी हुई भाई बच्चों की, तो इस वजह से शोर ज्यादा हो रहा हो तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, बैकग्राउंड के शोर को। तो चालू करते हैं भाई। अब अपना टॉपिक का नाम आता है डेविएशन ऑफ एलएम कर्व। अब ये एलएम कर्व कैसे बनेगा उसके बारे में समझना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कैसे बनेगा देखिए, आपने अभी अभी हाल ही में ताजा ताजा गरम गरम में सीखा है कि इसको बोलते हैं मनी सप्लाई और इसको बोलते हैं मनी डिमांड। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट,
यहीं पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है, और यहीं पे जीडीपी बोल लो, चाहे आउटपुट बोल लो, चाहे इनकम बोल लो, लेवल वो रहता है इक्विलिब्रियम में। चलिए, अब इसी की हेल्प से हमको बनाना है अब यहाँ पे एलएम कर्व। तो ये यहाँ पे दिखाएंगे हम एलएम कर्व। एलएम कर्व मतलब क्या, वही इंटरेस्ट रेट रहता है जो भी रहता है, ठीक है जी। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नीचे आ जाता है जीडीपी का लेवल, या फिर वही इनकम का लेवल, या फिर आउटपुट का लेवल। श्योर है? अब जैसे देखो बनता कैसे, जहां पे इक्विलिब्रियम हो गया वहीं पे हमारा एक पॉइंट डिनोट करते हैं, बनाते हैं अपना, ये रहा हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलिए, ये हमारा आउटपुट का लेवल था, ये हमारा आउटपुट का लेवल है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमने बना दिया एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का, ठीक है। चलिए, अब देखो हुआ क्या एक्चुअली में जैसे कि हमको पता है, क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, मनी जो डिमांड है उसमें चेंज हो रहा है, डिमांड फॉर मनी में चेंज हो रहा है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है के वाई माइनस में एच आई। आई तो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट में चेंज अभी हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में चेंज करेंगे तो आपको सीधा समझ में नहीं आएगा कि वो टॉपिक की कैसे बन गया। मेन हमको चेंज करके दिखाना है इनकम में चेंज, क्योंकि इंटरेस्ट में चेंज करते हैं तो बस खाली रोटेट होगा, शिफ्ट करूंगा तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैं इनकम में चेंज करता हूँ, ये जो हमारा वाई था इसको मैं वाई वन बोलता हूँ, मैं इनकम बढ़ा देता हूँ और मैं इसको बोलूंगा आपसे वाई टू। वाई टू मतलब हमारी बढ़ी हुई इनकम है, और ये एच आई वही है, मतलब कि इसको मन बोलते हैं। तो हमने इंटरेस्ट रेट वही लिया है, जो पहले इंटरेस्ट रेट था वही इंटरेस्ट रेट है, बस हमने क्या कर दिया, वाई टू बढ़ा दिया। तो इससे होगा क्या, इनकम लेवल बढ़ाने से जो हमारी मनी डिमांड जो बनेगी वो नहीं बनेगी, वो भी राइटवर्ड शिफ्ट हो करेगी, क्योंकि इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से डिमांड, मनी डिमांड भी क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। मनी डिमांड बढ़ने का मतलब ये बन गया आपका नया डायग्राम, मनी डिमांड वन, टू लिखता हूँ, या तो ये वन है, ये टू है, और ये वन है, ठीक है जी। अब देखा जाए तो मनी डिमांड हमारी इस जगह पे काट रही है, यानी हमारी इनकम का लेवल जो हो गया वो इतना हो गया, यानी कि इतनी इनकम हमारी बढ़ गई। देखा जाए तो ये हमारी इनकम यानी कि इतनी बढ़ चुकी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब हमारी इतनी इनकम अगर बढ़ गई, इससे हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं मनी डिमांड को लेके, लेकिन क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, नहीं, हमें कहाँ पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे। तो अब यहाँ से इक्विलिब्रियम कैसे जाएं, मनी सप्लाई तो वहीं पे है, तो कहाँ पे काट रही है मनी सप्लाई और मनी डिमांड एक दूसरे को, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट बन गया हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए इनकम बढ़ने से क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गए, बढ़ गए, आर से हम चले गए आर वन पे, ठीक है जी। तो जो पहले ये रेट था वो बढ़ के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ पे, आर वन पे, ठीक है। हम चले गए आर से आर वन पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। और क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने इनकम का लेवल बढ़ा दिया, तो इनकम बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया ये वाला। तो बस, तो इससे जो भी डिराइव होता है, जो कर्व डिराइव होता है, बना देता हूं भाई, इसको हम बोलते हैं एल एम कर्व। क्या बोलते हैं, एल एम कर्व, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये था हमारा एल एम कर्व, किस तरीके से चलते हैं, एल एम कर्व को डिराइव करते हैं। और ये जो है वो चेंज किस वजह से होता है, एक तो इंटरेस्ट रेट की वजह से चेंज होता है, दूसरा इनकम के लेवल में चेंज होने की वजह से चेंज हो जाता है। अब सेम ऐसी, अगर मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो काटना चालू कर दिया, तो गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा देगी तो फिर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एलएम कर्व पे। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो इनकम हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारा जो ये वाला पॉइंट होगा, मतलब एमडी, वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा, तो हमारा एक पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। सिंपल, यानी कि पॉइंट के अंदर मूवमेंट होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया। तो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया अपना ISLM कर्व का पॉइंट, और हमने खत्म कर लिया अपना इंपैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी साइमल्टेनियस इक्वेशन। वो कह रहा भैया ISLM कर्व खत्म हो गया, ये समझ में आ गया, आप इतनी देर से ISLM कर्व आ रहे थे, ये इंपैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये कब से खत्म करवा दिया आपने। देखो इक्वेशन मैंने दोनों की बताई है, डायग्राम मैंने दोनों के बताए हैं, है ना, बस ये फिस्कल पॉलिसी वाला तो समझ में नहीं आया कि फिस्कल पॉलिसी कैसे बताइए। आपको याद है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है भैया, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है वो पॉलिसी जो कि कौन बनाती है, जो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट जिस चीज को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट भैया टैक्स लगा के कंट्रोल करती है चीजों को, गवर्नमेंट सब्सिडी देके कंट्रोल करती है चीजों को, गवर्नमेंट अपने खुद के खर्चे करके एक्सपेंडिचर करके कंट्रोल करती है चीजों को, यही सब चीजें करती है। और सोचो मैंने अभी अभी कुछ कहा, गवर्नमेंट टैक्स लगा दी तो क्या इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसी अभी अभी समझा दी आपको एलएम कर्व के केस में, और आईएस कर्व के केस में भी मैंने समझाया था कि
वहां पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर बिजनेस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने ज्यादा चालू कर दिए, बिजनेस टैक्सेस वाला टॉपिक समझाया था। हाँ, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करने चालू कर दिया तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी चालू कर दी, या फिर मैंने तो एक्स्ट्रा भी करवाया था, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पे IS कर्व पे, कि जब स्टॉक मार्केट में चेंजेस होंगे, समझे, तो शिफ्ट होता है LM मतलब IS कर्व, वहां पे क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो कैसे शिफ्ट होता है वो सब समझा चुका हूं मैं, समझे जी। तो हमारे मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट खत्म हो चुके, बस हमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया, क्या, न्यूमेरिकल्स। तो जिसको नोट करना है फटाफट से करो, फिर 5-10 मिनट के लिए 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं और आपका पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है जी। और इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी लास्ट सेकंड चैप्टर है, इसके बाद बस एक चैप्टर और करना है आपको और आपकी पूरी बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो। अगर हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको। और आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से कर दियो, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। अच्छा, कहीं नहीं जाना, अभी करवा रहा हूँ भाई, न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स के लिए वेट करो थोड़ा सा, ठीक है जी। उतार लो फटाफट जिसको उतारना है, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, शुक्र है। तो चालू करते हैं भाई। तो भाई लास्ट टॉपिक रह गया, तो करवा ही देता हूँ, वरना फिर आप बोलोगे भैया आपने ISLM अलग अलग बताया, आपने इक्विलिब्रियम नहीं बताया ISLM का। वैसे तो बेसिक कंसेप्ट है। चलो भाई शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ IS एंड LM, और साथ ही मैं फिस्कल पॉलिसी भी समझा दूंगा, फिर करवाई दूंगा। तो बात क्या आती है, IS और LM का इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको पता है, इसको बोलते हैं हम IS कर्व, बस इसको बोलते हैं हम LM कर्व। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। यहीं पे रेट ऑफ एक्सचेंज जो है, मतलब इंटरेस्ट रेट, वो फिक्स हो जाता है। यहीं पे जो है आउटपुट का लेवल, वो भी फिक्स हो जाता है। और बस ये बन गया हमारा इक्विलिब्रियम, सिंपल, बस इतना सा था, खत्म। अब ये पूछेंगे भैया फिस्कल पॉलिसी से क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, वो भी समझा दो। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, समझ। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी मतलब जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसे कि टैक्स की व्यवस्था, जैसे कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट की सब्सिडी, ये सब कंसेप्ट पे। तो सुनिए, मैंने आपको बताया था ये जो IS कर्व होता है ना, ये ऐसा कर्व है जो कि गुड्स मार्केट के ऊपर बेस होता है। किस मार्केट के ऊपर बेस होता है, गुड्स मार्केट। वहीं पे जो LM कर्व है वो बेस होता है मनी मार्केट के ऊपर। LM कर्व किसके ऊपर बेस होता है भाई, मनी मार्केट के ऊपर। अब जो मनी मार्केट के ऊपर बेस होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी से इफेक्ट होता है बस खाली। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी, RBI की पॉलिसी, जैसे कि CRR SLR को बढ़ाना घटाना, बैंक रेट को चेंज करना, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन से इफेक्ट होता है बस खाली, ठीक है। तो LM कर्व जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से इफेक्ट होता है बस खाली, उसी की वजह से या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। अभी आपको फिस्कल पॉलिसी सीखनी है, तो फिस्कल पॉलिसी से इफेक्ट होने वाले वो गुड्स मार्केट वाला कर्व है, यानी कि IS कर्व है बस खाली। तो अगर इन सब में चेंज होता है तो जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, बस खाली IS कर्व में। तो अगर IS कर्व आपको दिख रहा है कि ये जो IS कर्व है ये बढ़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कम, गवर्नमेंट ने टैक्स क्या कर दिया कम, गवर्नमेंट के टैक्स कम करने से हम इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से IS कर्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और IS कर्व अगर बढ़ेगा तो वो राइट में शिफ्ट होगा। जैसे ही IS कर्व राइट में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे जाएगा हमारा, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करेगा ताकि इक्विलिब्रियम में पहुंचे हम लोग, तो ये बनेगा हमारा नया इक्विलिब्रियम। इसी वजह से जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो नया बन जाएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो नया डिसाइड होगा, और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो भी नया डिसाइड होगा, सिंपल सर। या फिर जो आउटपुट लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, नया आ जाएगा, Q से आ जाएंगे Q1 पे, आउटपुट भी बढ़ गया और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, समझ में। सेम वहीं पे अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, हाँ सॉरी, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा देती है तो उससे क्या होगा, हम इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे। तो बस IS कर्व को लेफ्ट साइड मूव करना है, बस और कुछ नहीं करना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसीज कैसे इंपैक्ट करती है, कैसे इफेक्ट करती है किसको, इक्विलिब्रियम को, IS और LM के इक्विलिब्रियम को, ठीक है। अच्छा, MD और MS का, यानी डिमांड फॉर मनी और मनी सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, आपने चेक कर लिया था, यहाँ पे मैंने सिखाया था कैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं। अगर इक्विलिब्रियम में ना हो, मनी सप्लाई ज्यादा हो या फिर मनी डिमांड ज्यादा हो, तो इसको इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचाएंगे वो भी मैंने सब चीज सिखा दी है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। तो ये आया था
ये याद रखना बस खाली कि जो ISLM का इक्विलिब्रियम होता है ना, वो बेसिकली कैसे निकलता है, वो मानता है कि AD और AS जहां पे बराबर होंगे वो इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैं इक्विलिब्रियम दिखा रहा हूं, यहाँ पे AD और AS भी बराबर होंगे। ठीक है जी। और ये जो AD और AS बराबर वाली अवधारणा है वो डिसाइड करती है किसके बेसिस पे, IS के बेसिस पे। मेन चीज IS अफेक्ट करता है इस वाले इक्विलिब्रियम को। जो मैंने करवाया था MD और MS वाला इक्विलिब्रियम, MD इक्वल टू MS, ये भी इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम किसकी हेल्प से बना था, ये इक्विलिब्रियम बना था LM की हेल्प से। किसकी हेल्प से, LM कर्व की हेल्प से, यानी कि मनी मार्केट की हेल्प से। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर कोई बोले मनी मार्केट की इक्वेशन निकालनी है, LM की इक्वेशन निकालनी है, तो हमेशा याद रखना इस वाले इक्विलिब्रियम का यूज करना। अगर आपको IS की इक्विलिब्रियम निकला, मतलब IS की आपको वो निकालनी हो, क्या निकालनी हो, इक्वेशन, तो आपको इस वाले इक्विलिब्रियम का यूज करना है, AD और AS का यूज करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, मैंने वादा किया था आपसे कि आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक, तो एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, आपके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस रखता है। अच्छा, नोट भी करना था क्या भाई, जितना उतर गया मिट गया थोड़ा सा, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो भाई। कर लिया नोट, चलो भाई बहुत अच्छे, होशियार तो हो गए तुम। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना भाई। और भाई किसी को अगर ना दिखाई दे रहा हो तो जूम कर लेना, यूट्यूब पे मैंने स्पेशल कह के जूम का फीचर ऑन करवा दिया, तो आप जूम करके आराम से देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। चलिए जी, श्योर है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। ये आपको सारी इक्वेशन दे रखी है, ये आपको दे रखा है कंजम्पशन फंक्शंस 100 प्लस में और ये सब चीजें, ये मनी डिमांड है, मनी सप्लाई है, प्राइस लेवल है, टैक्स दे रखा है आपको, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। ठीक, क्या रहा है, फुल इंप्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे, जो कि क्या बोलते हैं 2,500 रुपए, ठीक है, 2,500 की आउटपुट है। क्या रहा है, आपको डिराइव करना है IS एंड LM इक्वेशन, आपको IS और LM की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, एंड कंप्यूट द इक्वेशन, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्चुअल में आंसर भी निकालना है। चलो पहले यही वाला कर लेते हैं, तो आंसर मैं कर रहा हूं ए वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले IS और LM की इक्वेशन निकालनी है, और उसको इक्वेशन को, IS और LM की इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले IS की इक्वेशन, जस्ट अभी अभी सिखाया मैंने आपको। IS की इक्वेशन में हम क्या मान के चलेंगे, AD बराबर होता है AS, क्योंकि IS किसके ऊपर बेस होता है, गुड्स मार्केट के ऊपर बेस होता है, और गुड्स मार्केट से जो इक्वेशन आती है वो आती है AD इक्वल टू AS। ठीक है जी। LM की बारी में हम मानेंगे MD बराबर में MS होता है। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से इक्वेशन चेक करते हैं कैसे निकालते हैं, देखते हैं। तो AD बराबर में AS, AD का फॉर्मूला होता है C प्लस में I प्लस में G, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है ना, ठीक है, बराबर में AS इक्वल टू Y। ठीक है जी। अब कंजम्पशन कितना दे रखा है, ये पूरी दे रखी है इक्वेशन, तो मैं लिख देता हूँ 100 प्लस में 0.9 YD प्लस में इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 600 माइनस में 30R, 30R। ठीक है जी। इसके अलावा आपको दे रखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 300, 300 बराबर में आपका ये हो गया भाई। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। आगे चलते हैं। आगे क्या करना है सर, ये जो YD को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं इसकी जगह पे टैक्स माइनस करके, यानी कि हो गया 100 प्लस में 0.9, यहाँ पे आ जाएगा YD की जगह पे टैक्स माइनस करने वाला, यानी कि Y माइनस में टैक्स कितना था 1/3 ऑफ Y, तो 1/3 ऑफ Y, तो ये बचेगा पूरा पूरा कितना 2/3 ऑफ Y, 2/3 ऑफ Y। ठीक है जी। तो प्लस में 600 प्लस में 30R प्लस में 300 बराबर में Y। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, 300 इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जाना 0.3 0.6 हो गया, तो ये हो गया 600 300 900 900 और 100 हो गया 1000, 1000 हो गया। प्लस में इसको किया तो 0.6Y प्लस में 30R बराबर में Y। इसको तो लेके जाके माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया 1000 प्लस में 30R बराबर में 0.4Y। सिंपल सर। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, जो क्वेश्चन वाले ने बोला था इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमने पहली इक्वेशन अपनी बना ली। ठीक है जी। ISLM की हेल्प से IS की इक्वेशन निकाल ली। अब बात करते हैं LM की इक्वेशन बनाते हैं। LM की इक्वेशन, LM की इक्वेशन के लिए सर MD बराबर में रखना पड़ेगा MS के, मनी सप्लाई के। डिमांड फॉर मनी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या डिमांड फॉर मनी का कोई फॉर्मूला नहीं होता सर, आपने दे रखा है पहले से ही, तो ये दे रखा भाई डिमांड फॉर मनी आपको दे रखा है 0.4 माइनस में 50R। ठीक है जी। इक्वल टू में आपको क्या लिखना है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मैंने बताया था कैसे निकलता है, मनी सप्लाई का फॉर्मूला होता है, मनी सप्लाई का फॉर्मूला होता है प्राइस लेवल, सॉरी
नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन में प्राइस लेवल, ठीक है जी, मनी सप्लाई का फॉर्मूला यही होता है। तो नॉमिनल मनी सप्लाई दे रखी है आपको 1040 1040 अपॉन में प्राइस लेवल आपको दे रखा है 2। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो गया 520 बराबर में 0.4 है ना इधर, एक सेकंड, ओ सॉरी 0.4 वाई है, ठीक है भाई, चलो ठीक है। ये माइनस का जो 50 आर है ये इधर क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 50 आर और यहाँ पे बचेगा 0.4 वाई। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए एक काम करें, तो भाई ये बन गई आपकी इक्वेशन दूसरी, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बाकी अगर आप इसको ऑल सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, ये जो 0.4 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 0.4 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा। मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा। आगे क्या बोला है, उसने इक्वेशन बनाने के बोला था, हमने निकाल ली इक्वेशन, कह रहा है कंप्यूट इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, वाई और आर की एक्यूरेट वैल्यू भी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम कंप्यूट कर लेते हैं। तो अगला पार्ट कंप्यूट, कंप्यूट मतलब पुट इक्वेशन सेकेंड इन वन, सेकेंड इक्वेशन को उठा के वन में पुट कर दो। तो 0.4 इस पूरी की वैल्यू के बराबर है, 0.4 भाई इस पूरी वैल्यू के बराबर है, तो दोनों को बराबर रखता हूं ना मैं, बस तो वही कर रहा हूं मैं। मैंने लिख दिया 1000 प्लस में 30 आर बराबर में 520 प्लस में 50 आर। आर वाले एक तरफ कर लो, बिना आर वाले एक तरफ, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस का, तो 1000 में से 520 गए तो बच गया 480 बराबर में, यहाँ पे बच गया 20 आर, आर इधर लाके डिवाइड कर लो, मतलब 20 इधर लाके डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 48/2, 48/2 कितना हो गया 24, तो ये आ गया आर की वैल्यू कितनी 24। एक बार चेक करता हूँ भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही है, फिलहाल मेरे हिसाब से तो नहीं है, आपके हिसाब से देख लेना अपना। हाँ भाई श्योर है, तो भाई ये गलती हो चुकी है, हो जाता है कई बार, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। मेरे को माइनस का 30 आर दिख रहा था यहाँ पे, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस का 30 आर कर दिया, तो ये गलती हो गई है, देखता ना तो हो जाती गलती। तो इसको चेंज कर लेना, ये माइनस का 30 आर है, इधर ये माइनस का 30 आर है, इधर ये माइनस का 30 आर है, ठीक है जी। बाकी इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 30 आर, माइनस की वैल्यू तो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 30 और 50 हो जाएंगे कितने 80, ठीक है। और जब 80 इधर आके डिवाइड होगा तो हो जाएगा 480 बटे में 80, 0 से 0 कट गया, इसको काटना है इससे, 8 5 40, 8 6 48, तो इससे काटेंगे तो भाई आ जाएगा 6। तो आर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब या फिर इंटरेस्ट रेट, तो वो कितना आ गया 6%। अब बस 6 वैल्यू जो है वो उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसी वैल्यू में पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1000 माइनस में 30 6 बराबर में 0.4 वाई, ठीक है जी। तो 6 3 क्या बोलते हैं, 6 3 हो गया 18, 180, 150 में से मतलब 1000 में से जब 180 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे सर, ये बच गया 820 और इक्वल टू 0.4 वाई, 0.4 को इधर ले आते हैं तो वाई अपॉन में हो गया 820 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 4, 4 से काट देंगे, ये कट गया कितने पे 4 2 8, 4 5 20, 205 गुणा में 10 हो गया 2050, किसकी वैल्यू वाई की। तो हमारा इनकम का लेवल आ गया 2050, हमारा रेट आ गया 6%, तो जो चीज उसने बोली थी हमने वो निकाल ली। आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, दूसरा पार्ट, एक्सप्लेन चेंज इन स्लोप एंड पोजीशन ऑफ IS एंड LM इफ MPC चेंजेस टू 0.6। अगर MPC हो जाता है 0.6 तो IS और LM कर्व में क्या चेंजेस आएंगे, बस आपको वो बताना है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, बढ़िया। तो इसको करने के लिए भाई मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, तो जिसको नोट करना फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी, नोट कर लियो फटाफट। हाँ भाई श्योर है, लास्ट टॉपिक रह गया, फिर अपना खत्म करते हैं सॉल्व। क्या है, एक्सप्लेन द चेंज इन शेप ऑफ या फिर पोजीशन ऑफ IS-LM कर्व इफ MPC चेंजेस टू 0.6। MPC पहले 0.9 था, अब वो चेंज हो गया, अब वो कितना हो गया 0.6। तो बता रहा है, कह रहा है कि IS और LM में क्या चेंजेस आएंगे वो बताओ। अब देखो जो IS कर्व होता है ना, IS कर्व डिपेंड बनता है किससे, AD और AS की हेल्प से, और जो LM कर्व होता है वो बनता है डिमांड फॉर मनी और मनी सप्लाई की हेल्प से। अब मनी सप्लाई और डिमांड फॉर मनी के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं, MPC का तो यूज होता नहीं कहीं पे भी, तो इसकी वजह से इसके अंदर तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं,
एमपीसी और एमपीएस का यूज यहाँ पे किया जाता है, आईएएस कर्व में चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं, सिंपल। तो आईएएस कर्व के अंदर क्या चेंज आएंगे बस हमको वो बताना है, क्योंकि एलएम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले। चलिए अब चेक करते हैं आईएएस के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। आईएएस का स्लोप निकालते हैं सबसे पहले, स्लोप कैसे निकलेगा। अब आईएएस का स्लोप क्या होता है सर, आईएएस कर्व का स्लोप क्या होता है। आईएएस कर्व का मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था सर, इक्वेशन करवाई थी, याद है, भूल गए, याद है, भूल गए चलो कोई नहीं, जो इक्वेशन करवाई थी उसका डेरिवेटिव करके भी आप स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव अगर आपको नहीं आता तो दूसरे तरीके भी हैं भाई। कैसे, मैंने बचपन में आपको के निकालना सिखाया था, क्योंकि देखो इस पूरी इक्वेशन में जो यूज किया जा रहा है वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस का यूज किया जा रहा है। तो अपना स्लोप निकाल सकते हो वो भी के का इस्तेमाल करके, के का इस्तेमाल करके। कैसे भैया, बताता हूँ। तो सबसे पहले के ही निकाल लेते हैं। के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस में एमपीसी, और क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी दे रखा है और बच्चे कह रहे थे भैया टैक्स वाला कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझ लो, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। टैक्स दे रखा है यहाँ पे, जो कि ये दे रखा है 1/3, तो यहाँ पे टैक्स भी लगा दूंगा 1 माइनस में 1/3, इनकम 1 मानी और टैक्स कितना है 1/3 उसका। चलिए जी, अरे मतलब टैक्स के साथ तो ये होता है ना, इनकम माइनस में टैक्स, ठीक है जी। चलो सॉल्व करते हैं। तो 1/1 माइनस में एमपीसी कितना दे रखा है आपको 0.9 और 1 माइनस में टैक्स कितना दे रखा है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में 0.9 ये हो गया 2/3, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई में 2, ये हो गया 1/1 माइनस में 0.6, और इसको सॉल्व किया तो 1/0.4, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, ठीक है जी। तो हमने ओल्ड स्लोप तो निकाल लिया, एक बार न्यू वाला भी निकाल लेते हैं आईएएस कर्व का। तो के का फॉर्मूला वही लगाएंगे सेम, ठीक है जी। तो के का फॉर्मूला 1/1 माइनस में एमपीसी, इस बार नया वाले में एमपीसी क्या लेके चल रहा था 0.6, 0.6 मैंने लिया, 1 माइनस में 1/3 टैक्स तो उतना ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं। तो 1 माइनस में 0.6 था उसको मल्टीप्लाई करना है इस बार 2/3 से, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस में 0.2 मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा 1/1 माइनस में 0.4, और इसको कर दिया तो 1/0.4 आया, जिसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 1 क्या बचे 4, 6, 5, 35, 36, मतलब 1.666 से ऐसे ही चलता जाएगा आपका। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बढ़िया। अब कुछ नहीं करना सर, जो भी आपका आंसर आया, देखो ये आपने अभी स्लोप नहीं निकाला, अभी आपने क्या निकाला है, अभी आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाला है। अभी स्लोप कैसे निकलेगा, आईएएस कर्व का स्लोप निकालने के लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाला है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। यानी कि आईएएस कर्व का स्लोप कैसे निकलता है, आईएएस का स्लोप निकलता है 1 में के, और रेसिप्रोकल करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना। भैया 30 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको इंटरेस्ट की बात करी गई है, किसकी बात करी गई है, इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के आगे क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि रेट भाई आईएएस कर्व है, आईएएस कर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की, मतलब आईएएस कर्व क्या दिखाता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी जितना भी चेंज हुआ उसी को तो शो करेगा बस खाली, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है उसको तो दिखाएगा बस खाली, सिंपल ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ वो भी तो दिखाना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ वो तो हम स्लोप से निकाल लेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे 30 एक कांस्टेंट वेरिएबल भी दे रखा है तो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कह रहा भैया ऐसे तो यहाँ पे 50 भी दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो उससे क्यों नहीं किया। मैं फिर बता दूं सर कि जो एलएम कर्व यूज करते हैं उसमें यूज होता है एमडी और एमएस का यूज, यानी कि इस फंक्शन का यूज है वो कब करेंगे, जब हम एलएम फंक्शन का स्लोप निकाल रहे होंगे, जो कि अभी निकालना नहीं, क्योंकि उन्होंने एमपीसी के अंदर स्लोप निकालने के बोला था, इसलिए मैं बस खाली 30 लेके चलूंगा, जो कि किसके अंदर यूज होता है, आईएएस कर्व के अंदर यूज होता है, सिंपल, इसलिए बस 30 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर यहाँ पे 20 होता तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करता। चलो जी सॉल्व करते हैं। तो पुराना वाला जो था वो 1/2.5 मल्टीप्लाई में कितना आया 30, इसको करेंगे तो ये जो है 10, 25 से काटेंगे तो कितना हो गया 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से मल्टीप्लाई 5 6 30, 6 दूनी 12, इसकी वैल्यू आई 12 स्लोप की। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, 1/1 माइनस में 0.6 बार मल्टीप्लाई में 30, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा, 16 ही मान लो अप्रोक्स में, 16 क्या माने कि अप्रोक्स में क्या मान के चले, ये हो गया 300 बटे में 16, मतलब 6 मान लेते हैं फिर जो चलता रहेगा वैल्यू, ठीक है जी। और इसको 16 से डिवाइड करने पे कितना आएगा
भाई 16 से तो 16 में 32, 16 टू जा 16 जा 16, बचे कितने, बच गए यहाँ पे 10 4 14 14 14 पॉइंट, मतलब कुछ बचेंगे 14 140, तो 16 से 18 16 96 12 16 128 69 144, भाई 16.9 पे जाएगा लगभग 1.9 के आसपास। तो आप खुद देख लो, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 12, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 1.9, तो जो स्लोप है, स्लोप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। बस आपको इतना बोलना है, जो स्लोप है वो क्या होगा, गिरेगा, फॉल करेगा, सिंपल। क्योंकि उसने क्या पूछा था, उसने बोला एक्सप्लेन द चेंजेस इन स्लोप, स्लोप में क्या चेंजेस आएंगे वो बताना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, बस गिर जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर लोगे। अच्छा, अगर आपको मान लो ये समझ में नहीं आया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना के हिसाब से भी देख सकते हो, के की वैल्यू क्या आ रही है। पुरानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी थी, 2.6, नई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी है, 1.666, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, गिरेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान था, बहुत अच्छे। और यहाँ पे इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में, और भाई होप करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भाई एक काम करना, दोबारा से वीडियो देख लेना, ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। चैप्टर था मुश्किल, मैं मानता हूं, क्योंकि आपने पहली बार पढ़ा होगा, पहले कभी नहीं पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर। आईएएस और एलएम जो कर्व है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये, आता भी एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन। बस एक लास्ट चैप्टर रह गया आपका, चैप्टर नंबर 14, जिसको भी जल्दी खत्म करवाएंगे और आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके साथ, ठीक है जी। तो आज के लिए बस नहीं, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो।